आपने कोई चीज अगर डिजिटल वर्ल्ड में सर्च कर लिया तो वो तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक आप देखना नहीं बंद कर दीजिए, या तो आप लेके आपने मतलब वो कर। सही है, लोग सिर्फ इस पे जाते हैं, कुछ देर के लिए देखते हैं। नहीं नहीं ये बिल्कुल चेंज करो, और रील्स के आने के बाद ये और ज्यादा बढ़ गया है कि बहू के मन में सास के लिए गुस्सा आ रहा है, सास के मन में बहू के लिए गुस्सा आ रहा है। अल्टीमेटली क्या होगा, दोनों आपस में लड़ाई कर लेंगे, बिकॉज कैसे बोलते नहीं है कि जैसे अगर आपकी लड़ाई हो गई, आपने भड़का दिया, अरे वो ऐसा है वैसा, तो पूरे फायर हो जाएंगे, हाँ मुझे तो ये मारना है, मुझे अब ये करना है। तो सोशल मीडिया काम वही करता है, वो एजिटेट कर देता है आपके फीलिंग्स को। मतलब आदमी किस माइंडसेट का, आप उसके साथ कुछ देर बैठिएगा ना, उसको किस टाइप के रील्स आ रहे हैं आप उससे बता दीजिएगा वो क्या देखता है। बिल्कुल। ये एक बहुत एक अच्छा पैरामीटर जज करने का है। नमस्कार। मैं मुकेश झा अपने सहयोगी दिव्यांशु जी के साथ आपका अपने पॉडकास्ट कॉटल कनेक्ट में स्वागत करते हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं श्री कुशाग्र जी, जो कि पेशे से एक एंटरप्रेन्योर हैं और क्वालिफिकेशन में एक आईआईटीएन है। तो हम चाहेंगे कि अपना परिचय दें एक बार कुशाग्र जी। या मेरा नाम कुशाग्र है, मैं बेसिकली रांची झारखंड का रहने वाला हूँ। मेरी स्कूलिंग यहाँ डीपीएस रांची से हुई। उसके बाद मैंने आईटीआईएसएम धनबाद से अपना बीटेक किया माइनिंग इंजीनियरिंग में। एंड देन मैं माइनिंग फील्ड मैंने छोड़ के मैं एक एंटरप्रेन्योर बना, मैंने अपनी कंपनी शुरुआत की। मेरी जो कंपनी आज है वो आईटी सॉफ्टवेयर, डिजिटल मार्केटिंग एंड आईओटीज में डील करती है। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे झारखंड गवर्नमेंट के साथ कुछ काम कर रहे हैं, और जो कुछ काम हमारा चलता है वो कॉरपोरेट्स के साथ होता है। तो इट्स एक दैट टाइप ऑफ। स्टार्टअप जैसा आपने शुरू किया, या फिर ये फुल टाइम एक, मतलब एक एंटरप्रेन्योरशिप का जो मॉडल था वो क्या था? स्टार्टअप था या आपने एक वेंचर स्टार्ट किया, कैसे इसको? हाँ, ये बेसिकली स्टार्ट तो एक स्टार्टअप की तरह ही हुआ था जी। कि लाइक कुछ करके देखते हैं। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी थी नहीं मुझे कि मुझे करना क्या है, बट कुछ इंटरेस्ट था टेक्नोलॉजी में, जिसके कारण मैंने सोचा कि चलो कम से कम एक बार देखता हूँ स्टार्ट करके। तो ये स्टार्ट हुआ था एक स्टार्टअप की तरह। इसका फ्यूचर क्या होगा, ये कंपनी बनेगी, क्योंकि एक हमारे देश में रिकॉर्ड है कि 90-95% स्टार्टअप जो होते हैं विद इन 3 to 4 years बंद। वो बंद हो जाते हैं। बट इवेंचुअली जो भी चैलेंजेस आए उसको फेस करते 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 अभी लाइक हमारी स्टैब्लिश कंपनी है। 15 से 20 लोग हैं जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। तो आपने जैसे बताया कि टेक्निकल एजुकेशन जो आपका हायर एजुकेशन था वो माइनिंग में था हाँ, आपका। मेरा माइनिंग में था जो तो मैंने अब जो बीटेक आप किया। जो अभी जो आपका आप जो वेंचर आप रन कर रहे हैं, तो इसमें आप माइनिंग पर भी कुछ काम करते हैं, या माइनिंग टेक्नोलॉजी में भी कुछ काम करते हैं, या आपका एकदम डिफरेंट फील्ड है, क्रिएटिव है, या और भी उस तरह के जो एडवर्टीजमेंट हैं वो हैं? साथ में कनेक्टिंग एक और सवाल रहेगा कि लोग ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपने आईटी से किया है, इंजीनियरिंग की है, माइनिंग में की है। तो माइनिंग तो हम जानते हैं कि वो काफ़ी डस्ट में रहता है, काफ़ी हार्ड लाइफ है वहाँ पे भी। आपने एकदम अलग उल्टा लाइन पे आ गए, जैसे आईटी टोटली डिफरेंट है, माइनिंग की डिफरेंट चीज़ है, रिसोर्स अलग है, इसका अलग रहता है, ये टेक्निकोलॉजी होती है। तो क्या चीज़ चलते आपने, आपको क्या मोटिवेट किया या क्या सोच के आप वो पीसफुल लाइफ छोड़ के, जॉब वाला लाइफ पे छोड़ के अचानक एंटरप्रेन्योर बनना चाहें, जबकि आपकी जॉब तो कहीं भी लग सकती थी, क्योंकि माइनिंग भी बहुत अच्छा बूमिंग इंडस्ट्री है। तो इसके बारे में बताते हैं। समझ गया। देखिए क्या है ना, बेसिकली कि जब मैं इसकी शुरुआत करूंगा जेई के टाइम से, जब जेई अच्छा। क्वालिफाई मैंने किया था, तो माइनिंग लेना मेरा पहला इंटरेस्ट नहीं था। बट आईटी में क्या होता है, जब हम काउंसलिंग में अपने चॉइसेस डालते हैं तो या तो आपको डिफरेंट ब्रांचेस मिलते हैं। मेरा जो रैंक था आईटी में, मुझे करीब 5,500 के आसपास रैंक था। उस रैंक के आसपास मुझे आईएसएम में माइनिंग मिल रहा था, और खड़गपुर में कुछ और पीछे के ब्रांचेस होते थे हमारे यहाँ, नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशन, इस टाइप के मिल रहे थे। प्लस एआई ट्रिपल ई के थ्रू एन 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 आई टीज एंड ऑल मिल रहे थे। तो चूंकि आईटी में जाने का हर बच्चे का सपना रहता है, अपना रहता हाँ है। वो सोच के मैंने जब उसकी शुरुआत की, और जब मैंने काउंसलिंग डाला तो मुझे आईएसएम में माइनिंग मिला। माइनिंग में पढ़ना नहीं चाहता था, बट समहाउ आई गॉट इनटू इट। अब माइनिंग मैंने 4 साल तो पढ़ लिया, वहाँ हमारी ट्रेनिंग्स हुई डिफरेंट डिफरेंट माइंस में जाके। वहाँ का सिचुएशन देखने के बाद, वहाँ का जब मैंने माहौल देखा, तो मुझे समझ में आ गया था ये लाइन मेरे लायक नहीं है। बिकॉज लाइक नहीं है एज एज इन कि मुझे कुछ, मेरे अंदर हमेशा कुछ ना कुछ नया करने का स्टार्टिंग से रहेगी, कुछ ट्राई करते हैं, कुछ देखते हैं, चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। माइनिंग वॉज नॉट सुटेबल बिकॉज वहाँ एक फिक्स पैटर्न ऑफ जॉब है, जहाँ पे आपको वर्कर्स को गाइड करना है कि कैसे आप ड्रिलिंग करोगे, ब्लास्टिंग करोगे। तो ये नेचर मुझे पसंद नहीं आया। तो मुझे उस टाइम ये पता था पास करने के बाद कि माइनिंग नहीं करना है, बाकी मैं क्या करना चाहता हूँ वो जो एक मुझे भी बेसिक क्लैरिटी नहीं हमारे थी। एजुकेशन सिस्टम में कहा जाता है कि जो हमारा एकेडमिक्स है, जो करियर है, हम्म। दोनों में एक डिस्कनेक्ट है। तो आप मानते हैं कि वो कहीं ना कहीं आपके साथ भी सामने आया, कि जो बिल्कुल। डिस्कनेक्ट था एकेडमिक्स का और करियर का? ये डिस्कनेक्ट हमेशा रहता है। आप लाइक +2 तक तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको या तो साइंस स्ट्रीम में जाना है या कॉमर्स में जाना है, वहां तो आपका फिक्स है, डेफिनेट है। जब आप उसके आगे अपना अंडर ग्रेजुएट करते हैं, जैसे आप अगर खासकर इंजीनियरिंग में, वो तो बिल्कुल डिस्कनेक्ट है। आपको इंजीनियरिंग के लोग सबसे ज्यादा डिफरेंट फील्ड में मिलते हैं। नहीं, कई तो बार पेरेंट्स का भी प्रेशर होता है कि बच्चे को इंजीनियरिंग करना है, जबकि वो ह्यूमैनिटीज में अच्छा है,
वो आर्ट हाँ में अच्छा है, वो क्रिएटिव में अच्छा है, लेकिन वो सोशल प्रेशर या फैमिली का प्रेशर होता है कि नहीं साइंस ही पढ़ना है। तो आप भी कहीं ना कहीं वो प्रेशर लगा आपको नहीं, कि साइंस मुझे पढ़ना था। अच्छा। ये पता था कि मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री मुझे इंटरेस्ट था, मैथ्स में इंटरेस्ट था, वो था, वो मुझे पढ़ना था। इंजीनियरिंग जो नहीं, मैं करना इन था, जनरल बात कर रहा हूँ कि बच्चों के ऊपर कई बार ऐसा प्रेशर होता है। बिल्कुल रहता है, पेरेंट्स की तरफ से रहता है, और इस कारण पेरेंट्स कई बार जो मतलब बच्चे जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, वो बच्चे दबाव में कर नहीं पाते हैं, तो कई कई के बार ये हानिकारक भी सिद्ध होता है। मान लीजिए किसी को साइंस नहीं पढ़ना है, किसी को कॉमर्स करना है, आपने उसे साइंस में डाल दिया, तो क्या होगा कि वो जब 3 साल, मतलब 2 साल वो 11th और 12th कर रहा है, फिर वो ग्रेजुएशन कर रहा है, जब वो उस रास्ते से जाता है ना, तो आगे जाने के बाद कई के बार उसके बाद क्या होता है कि कुछ क्लैरिटी नहीं रहती। फिर फर्दर वो सोचता है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लेते हैं, फिर 4 या 5 साल उसके वेस्ट होते हैं। तो जो मेरे हिसाब से, तो पेरेंट्स को दबाव नहीं बना चाहिए, पेरेंट्स को, अगर गार्जियन, उनको बेसिकली उनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए कि मेरा बच्चा कहाँ अच्छा है। हालांकि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में, इसमें इस बात के स्कोप्स रखे गए हैं कि अगर बच्चा चाहे तो वो क्लास 5 के बाद उसका ओरिएंटेशन किस तरफ है वो अपना वो चूज कर सकता है। चूज कर सकता है। ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है, लाइक कोडिंग एंड ऑल का पहले बच्चों को पता भी नहीं रहता था, अब उसमें थोड़ा सा लोगों को इंटरेस्ट भी आ रहा है, उसके अच्छा, मैं अकॉर्डिंग कल ही सब्जेक्ट। एक, अभी आपने कोडिंग की बात की, एक एलन मस्क का एक मैं देख रहा था कहीं, उन्होंने कहा था कि अब एआई के जमाने में लोग कोडिंग भूल जाएं। फिर से एक बार उसने कहा कि फिजिक्स पढ़ें, मैथ पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, वो कोडिंग वाला दौर, क्योंकि अब एआई आ गया है तो फिर से आपको बेसिक्स की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि एआई थोड़ा सा वो अलग है, वो कोडिंग से आगे की चीज है। नहीं, मैं आपको ये समझाता हूँ, इसका पहलू क्या है कि लाइक जैसे 2000 में एक डॉट कॉम बबल था, हम्म। जो डॉट कॉम का टाइम आया था, 2000 के टाइम क्या हुआ कि लोगों को लगा कि कंप्यूटर आ गए, तो कंप्यूटर आने के बाद अब तो लोगों की जॉब चली जाएगी। उल्टा हुआ क्या कि कंप्यूटर आने के कारण बहुत सारे नए टाइप के जॉब क्रिएट हो जॉब्स गए, क्रिएट हो गए। डेटा एंट्री लेवल के जॉब्स हो गए, काफ़ी सारी चीज़ें होने लगी, जो पहले आप रिपोर्ट्स बनाते थे मैनुअली, वो अब एक्सेल शीट में प्रिपेयर होने लगा, प्रेजेंटेशन में होने लगा, तो जॉब्स बहुत सारे क्रिएट हुए। एआई के बाद से क्या हुआ है, पहला चीज़, एआई और उस कंप्यूटर के दौर में एक फ़र्क है। जो वो कंप्यूटर का दौर था ना, वहाँ पे एक आपके पास मशीन थी, जो मशीन आपके इंस्ट्रक्शन पे काम करती है, उसको चलाने के लिए स्टिल एक आदमी चाहिए। जो अभी का दौर है, एआई, एआई खुद एक आदमी की तरह है। एआई इज़ अ ब्रेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो एक प्रोग्राम है जो खुद से चीज़ों को जनरेट कर पाता है। जैसे आपने उसको कुछ प्रॉम्प्ट दिया कि मुझे ये पर्टिकुलर कोड चाहिए, जैसे मुझे कोड दो कि 2 नंबर को ऐड करना है, एक प्रोग्राम बना के दो। तो एआई वो कोड खुद से लिख पाता है। बट पॉइंट इज दैट कि जहां थोड़े कोड कॉम्प्लेक्स होते हैं, एआई सब कुछ नहीं कर पाएगा, अभी बिकॉज तो वो इवॉल्व हो रहा है। वो इवॉल्व हो रहा है, बट उसकी भी एक लिमिटेशन है। मुझे एक क्रिएटिव बनाना है एआई से, मुझे एक इमेज बनाना है एआई से फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा कि मैंने उसको प्रॉम्प्ट दिया, मुझे ये कंटेंट चाहिए, ये कंटेंट चाहिए, एआई क्या करेगा, सबको अपने हिसाब से अरेंज कर देगा। बट वो आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कितना बेहतर हो सकता है, ये आपको एआई बार बार करके नहीं देगा। तो आपका आधा काम तो एआई ने इजी इजी कर दिया, उसने एलिमेंट्स को लेके प्लेस कर दिया, उसने डिजाइनिंग कर दी, बट स्टिल आपको आदमी की जरूरत है जो मॉनिटर कर सके। तो इससे फर्क कहाँ आएगा, जहां पहले एक काम को करने के लिए 5 या 8 लोग लगते थे, वो अब 2 या 3 लोग इजीली संभाल पाते हैं। तो एआई जॉब्स को तो कम करेगा, लेकिन बिल्कुल खत्म नहीं मतलब करने वाला है। एआई एआई एक थ्रेट नहीं है हम लोगों के लिए, मतलब मार्केट में जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए एआई एक थ्रेट है या फिर कुछ अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी है? एआई को, ये बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक क्वेश्चन है। आप एआई को किस तरीके से देखते हैं, जिनका काम बहुत रिपीटेटिव है, जैसे मैं बोलूं कि मुझे एक टाइप ऑफ लेटर है जो डेली के लेवल में मुझे ड्राफ्ट करना है, उस केस में क्या होगा कि जो वो ड्राफ्टिंग और जो बेसिक काम है, वो तो एआई आपको खुद से करके दे देगा। वो तो आप चैट जीपीटी, आप सबने सुना होगा, अब हम्म। चैट जीपीटी पे जाएंगे, आपने वहां पे प्रॉम्प्ट वगैरह डाला, वो आपको लेटर करके उसने लिख के दे दिया। बट जो थोड़े इंटेलेक्चुअल काम है, जहां पे एआई आपको सपोर्ट कर सकता है, वहां पे एआई सिर्फ आपके लिए असिस्टेंट है। तो जो लोग एआई को बेहतर यूज कर पाएंगे ना, वो एआई के दौर में बहुत अच्छे से सरवाइव करेंगे। जिनका रिपीटेटिव काम है, वो डेफिनेटली कुछ सालों में एआई ले लेगा। अच्छा, ग्रोक को जैसे मैं देखता हूँ एआई टूल्स में कि वो कई बार आपके बिहेवियर को भी एसेस करता है और फिर आंसर देता है। जैसे कि मतलब अगर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात करें तो कोई राइट विंग का आदमी अगर उससे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में जवाब जानना चाहता है तो वो उसके इंटरेस्ट के हिसाब से जवाब देता है। सेम टाइम अगर कोई लेफ्ट ओरिएंटेशन का आदमी है या सेंट्रल टू लेफ्ट ओरिएंटेशन का आदमी वो सवाल पूछता है तो फिर उसकी पसंद के, तो मतलब एआई इतना इंटेलिजेंट हो गया है कि लोगों के मतलब मनोभाव को, लोगों के बॉडी लैंग्वेज को अब समझने लगा है, लोगों के और भी जो आर्टिस्टिक बिहेवियर है उसको समझने लगा है। तो अब इतना इंटेलिजेंट तो एटलीस्ट हो गया है। बेसिकली इसमें है क्या ना कि जैसे आप जो जो चीजें सर्च करते हैं, आपके क्वेश्चंस भी उसी के अकॉर्डिंग होते हैं। आपको जो पूछना है, आप एआई से तो आपको डर नहीं है कि इससे क्या सोच समझ के पूछना है। अगर आप लेफ्ट लेफ्ट विंग के हैं, तो आप उसी हिसाब से सवाल पूछेंगे, तो वो इतना जज कर लेता है कि सामने वाले को क्या आंसर चाहिए। तो वो आंसर आपको बहुत ही लेफ्ट और बहुत ही राइट में नहीं देगा, बट उसके जो लैंग्वेज होंगे,
थोड़े इस टाइप के रहते हैं जो आपको खुश करें, बिकॉज अच्छा। उन सॉफ्टवेयर का यूज तभी बढ़ेगा जब वो उस टाइप के आंसर्स दे रहे हैं जो आपके लिए हेल्पफुल है। अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं किसी ए पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हूँ और मुझे बी पॉलिटिकल पार्टी का आंसर मिल रहा है, तो मैं एआई को क्यों यूज करूंगा? मैं तो हमेशा उसको गलत ठहराते रहूंगा ना। तो इतना तो एआई स्मार्ट और इतना इंटेलिजेंट है, बट एआई कभी भी आपको एक्सट्रीम्स में जाके आंसर नहीं देगा, लेफ्ट और राइट का। उसकी आइडियोलॉजी आपको ऐसे लगेगी, हाँ ये मेरे अकॉर्डिंग आंसर दे रहा है। जहां तक आपने इंटेलिजेंस की बात की, एआई इंटेलिजेंट है, एआई जनरेटिव है। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कुशाक जी। हम्म, हम लोगों ने रोबोट्स के बारे में पढ़ा है कि हम्म, रोबोट्स बहुत सारे काम करते हैं। अब रोबोट्स का एआई का अगर इन्फ्यूजन कर दिया फ्यूजन कर दिया जाए, दोनों को मिला दिया जाए, तो आपको लगता नहीं कि समाज के लिए थोड़ा सा खतरनाक हो जाएगा इंडस्ट्री के लिए? ये बहुत खतरनाक है। 2015-16 की भी बात है, मेटा का एक प्रोजेक्ट था जिसमें उन्होंने दो एआई मॉडल्स बनाया था। दोनों मतलब कुछ काम को इजी करने के लिए, मैं अभी एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा। उसका मेन फंडा क्या था ना, कि वो जो एआई लैंग्वेज जो बने थे, वो अपना लैंग्वेज बना के खुद ही आपस में कम्युनिकेट करने लगे, जो डेवलपर्स को समझ नहीं आ रहा था। तो उस प्रोजेक्ट को अल्टीमेटली शट डाउन कर दिया गया। तो एआई को अगर केयरफुली यूज नहीं किया तो ये बहुत हार्मफुल है, हार्मफुल बिकॉज है। रोबोट जो रहते हैं वो फिजिकल स्ट्रक्चर है। उनको अगर हम आर्म्स दे दें, आम से उन हाँ उनको हम हेवी चीजें दे रहे हैं, तो वो तो इंस्ट्रक्शन पे गाइड करेंगे। वो इंस्ट्रक्शन किसका होगा? एआई का होगा, बिकॉज एआई को इंस्ट्रक्शन देने के लिए ह्यूमन चाहिए नहीं। तो दिस कैन बी वेरी डेंजरस। बट उस दौर से अभी हम बहुत दूर हैं। अभी एआई बहुत अर्ली स्टेज में, जैसे जैसे क्या होता है ना, चीजें बढ़ती हैं तो रेगुलेशंस भी आते हैं। कोई भी चीज जब सही डेवलप बात होता है, है। उसके पहले आईटी आया। आईटी का किसी को अंदाजा नहीं था, फिर आईटी के अराउंड स्कैम्स होने लगे बहुत सारे। फिर गवर्नमेंट न्यू रूल्स और रेगुलेशंस लाए, उसको थोड़ा सा मॉडरेट किया गया। तो एआई जैसे जैसे घातक साबित होगा, उसको रोकने के लिए भी चीजें लाई जाएंगी। अब आप देखिए, जैसे न्यूक्लियर का हमारे यहाँ टेस्ट हुआ था, तो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो तो सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। बट क्या ऐसा होता है कि लोगों ने न्यूक्लियर वेपन छोड़ दिया? लोग उसको संभाल के ही मतलब रखते हैं डराने एआई के एक लिए। ऐसी चीज है जिसको हम प्रॉपरली यूज कर रहे हैं, काफी तरीके से यूज तो अच्छी है, अन्यथा वो फिर हमारे लिए हाँ, काफी बुरा है। हानिकारक वो हो सकता है। प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ा देगा। जो आपके 8 घंटे का काम है ना, वो उसको 1 से 1.5 घंटे में कर देता है। तो उसको एआई, आज के डेट में सबसे बड़ा चैलेंज है कि एआई से डरना नहीं, ये सीखना कि एआई को आप अपने काम में कैसे यूजफुल बना सकते हैं। मैं बता दूं, आजकल एआई एजेंट्स लॉन्च हो गए हैं। एआई एजेंट्स का काम क्या होता है? आप जैसे आप लोग सब कहीं घूमने जाते होंगे, आपने मेक माई ट्रिप पे आप टिकट्स कराते होंगे, गो आई व्यू, बहुत सारी साइट है जहां आप टिकट कराते हैं। वहां क्या होता है, या तो आप एजेंट के पास जाते हैं, आपने उनको बताया, एजेंट अपना कमांड डालता है, टिकट बुकिंग करता है, पैसे आपसे लेता है। अब आपको क्या करना है कि आपने एआई एजेंट को बता दिया कि मुझे टिकट बुक कराना है। वो खुद से क्या करेगा, देख लेगा वहाँ कहाँ टिकट का प्राइस कम है। मान लीजिए उसने पाया कि मेक माई ट्रिप पर टिकट का प्राइस सबसे कम है, आपको बस बोलेगा वो एक बार मेक माई ट्रिप पे लॉग इन करना है। आपने लॉग इन कर लिया, वो आपका टिकट कैसे क्या बुक करना है सारा कुछ कर देगा। लास्ट में आपके पास पेमेंट का लिंक चला जाएगा, आपको पेमेंट कर देना है। तो एआई ऑटोमेशन इस लेवल तक पहुंच गया है। पहले ऑटोमेशन क्या था कि ह्यूमन इंस्ट्रक्शन पे काम करता था। आपने बोला स्टेप 1 में ये करना है, स्टेप 2 में ये करना है, स्टेप 3 में ये करना है, वो पर्टिकुलर स्टेप होता गया ऑटोमेटिकली। अब क्या हो गया है, ये स्टेप्स आपको उसको नहीं बताने। अब वो इन रिजल्ट आप। हाँ, वो इंटेलिजेंट है, वो खुद सोच सकता है कि स्टेप 1 ये होगा, स्टेप 2 ये होगा, स्टेप 3 ये होगा। तो आप देखिएगा, ये सब कौन सा काम है? ये सब रिपीटेटिव काम है। टिकट करना कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। अगर आप कोई भी है नॉर्मल, या तो आप खुद से करते हैं, आप करा लेते हैं। तो इन चीजों को खतरा है एआई से, बिकॉज छोटे काम से ना, जो रिपीटेटिव है, जो टाइम कंज्यूमिंग है, एआई उसको करके आपकी प्रोडक्टिविटी बचा रहा है, ताकि आप अपना जो मतलब रिसोर्स है, यूजफुल टाइम है, हाँ, वो कहीं और भी यूज किए तो कहीं आप और यूज कर अच्छा, एक्सपेंशन सकते भी अगर एक होगा। बात आप हमको बताइए कि आप चूंकि आपकी भी अपब्रिंगिंग झारखंड में हुई है, तो ये जहाँ फॉरेस्ट है, जो डेमोग्राफी है यहाँ की, वो है कि रूरल पॉपुलेशन ज्यादा है। हैं। और टेक्नोलॉजी चूंकि पूरी दुनिया में एक साथ एक्सपेंड करती है, आज के तारीख में ऐसा नहीं कि अमेरिका में कुछ लॉन्च होता है तो उसको भारत आते थे 10 साल लगता है। कंप्यूटर जब जापान और अमेरिका में आ गया, उसके 10 साल के बाद इंडिया में आया। लेकिन आज ऐसा नहीं। आज तो हमारे यहाँ एप्पल बन रहा है फोन, या सारे सारे जो आईटी के बड़े काम है वो हमारे यहाँ भी उसी टाइम स्पेस में हो रहे हैं। झारखंड जैसे राज्य में, जहाँ की डेमोग्राफी मैंने आपको बताई, जहाँ की ज्योग्राफी आप समझते ही हैं, यहाँ पे एआई कितना यूजफुल हो सकता है, या यहाँ एआई का यूज है या नहीं है? किस सेगमेंट में है, किस सेक्टर में है? एआई का यूज तो हर सेगमेंट में, चाहे वो आप एडुकेशन ले लीजिए, चाहे आप हेल्थ ले लीजिए। हेल्थ के इनसाइट्स होते हैं, उनको डराइव करना, टाइमली एनालिसिस करना, एआई कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। हर सेक्टर में यूजफुलनेस है। दिक्कत क्या है ना, कि आपने ये सही बोला कि अभी जैसे यूएस में कोई टेक्नोलॉजी आती है, वो इंडिया में आने में उसको हार्डली एक साल लगता है। आज के डेट में ऐसा ऐसा नहीं तुरंत होता, सब पहले बाहर टेस्ट कर लेते हैं। इंडिया थोड़ा लेट आता है, 6 महीने, एक साल, पर इतना बड़ा टाइम नहीं है। लेकिन एक ना, जिस रेट से टेक्नोलॉजी पिछले 2 या 3 साल से इवॉल्व कर रही है ना एआई के आने के बाद, इसने गैप बहुत बड़ा खड़ा कर दिया है। सिर्फ आप रूरल और अर्बन में मत देखिए, जो लोग सिर्फ अर्बन में रहते हैं, वहां भी एक उस गैप है। उसमें भी दो टाइप के लोग हो गए हैं, जो दो सिर्फ एआई सुन रहे हैं और एक एआई में लोग आ रहे हैं।
तो रूरल में तो बहुत ज्यादा गैप है। पहले ये गैप जैसे कंप्यूटर 2000 में मान लीजिए इंडिया में बहुत हुआ होगा, तो रूरल में शायद थोड़ा लेट आया। लोग 2007 में 8 में और पॉपुलर होना स्टार्ट हुआ। बट एआई के साथ क्या है ना कि और 2000 और कंप्यूटर के टाइम पे 2000 से 2008 के बीच में ऐसा नहीं कि बहुत हेवी चेंज आ गया था, धीरे धीरे चीजें हो रही थी। एआई हर 6 महीने में बिल्कुल नया हो जाता है। तो जो रूरल एरिया है और जो अर्बन एरिया है, इसमें जो गैप है ये बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। अगर रूरल एरिया में भी कुछ टाइम के बाद ना डेफिनेटली एआई को यूज करने के प्रोग्राम चलेंगे, मेटा वगैरह जो इतने सारे फाउंडेशंस हैं ये कोशिश करते हैं कि लोगों को जोड़ने के लिए, बिकॉज इनका तो यूजर बेस बनते जाता है। नहीं, सिर्फ इसको इंफॉर्मेशन तक ही ना रखा जाए। मुझे हाँ लगता है कि जब एआई का एक्सपेंशन जो है और हाँ जो इसकी टेक्नोलॉजी है, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ वो इंफॉर्मेशन गार्नर करने में और इंफॉर्मेशन शेयर करने में। आप हेल्थ सेक्टर में देख लीजिए, एआई बहुत यूजफुल है। एग्रीकल्चर में, क्योंकि हमारे यहाँ रेन की अनसर्टेनिटी है, इस बार जैसे आप देखिए कितनी बारिश हो गई है कि संभाले नहीं संभल रही, कभी बारिश होती नहीं। तो मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, जो फॉरेस्ट है उसका मैनेजमेंट हो, चूंकि फॉरेस्ट में भी आजकल फायर है, तमाम तरह की चीजें, उन सब में भी एआई का यूज हो सकता है, झारखंड जैसे स्टेट में खासकर। बिल्कुल हो सकता है। मैं तो वही बोला, हर सेक्टर में आप एआई का जो यूज है ना, जैसे एग्रीकल्चर में आजकल आईओटी बेस्ड डिवाइसेस लग रहे हाँ, हैं जो आपको बताते हैं कि लाइक क्या सॉइल की फर्टिलिटी है नहीं है। अब मान लीजिए एआई का काम क्या है कि खुद का ब्रेन यूज करके प्रेडिक्ट करना। तो आपके जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स है ना उनको एआई बहुत मजबूत कर सकता है। एडुकेशन में भी एआई बहुत अच्छा काम कर सकता है। अगर कोई बच्चे हैं, बच्चों को कुछ सवाल पूछना है, कुछ क्वेरी करनी है, आपने अपने एआई सिस्टम को इतना मजबूत कर रखा है, तो बच्चे डायरेक्टली टीचर के का वेट ना करके खुद से उससे पढ़ के अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। हेल्थ केयर में मान लीजिए किसी जगह पर्टिकुलर बीमारी फैली हुई है, आपने उसको डेटा दिया, वो एनालिसिस करके बता सकता है इस ड्यूरेशन में यहाँ ये होता है। आप उस हिसाब से अपने प्रिकॉशनरी मेजर्स ले क्योंकि सकते हैं। हमारे यहाँ जैसे आप देखिए बहुत सारे मलेरिया प्रोन एरिया हैं, हाँ सिकल सेल एनीमिया है हमारे यहाँ, महिलाओं में एनीमिया की कमी है। तो उन सब में एआई एक मेजर रोल निभा सकता है। बिल्कुल। हेल्थ हजार्ड जो है। और ये डेफिनेटली निभाएगा, और लोगों ने बहुत जगह तो इनकॉर्पोरेट करना स्टार्ट भी कर दिया है। ये तो मतलब जो प्रिडिक्शंस एंड ऑल है, ये तो एआई का मेन पर्पस यही है कि वो डेटा लेके आपको प्रिडिक्ट कर पाता है एज इफ कोई ह्यूमन प्रिडिक्ट कर रहा है। तो एआई का मैं झारखंड में भी देखूँ ना, तो झारखंड में इसका यूज हर जगह है। लोग हर टाइप के लोग यहाँ पे इन चीजों को यूज कर सकते हैं। बट झारखंड की कमी क्या है कि जैसे जैसे आप एडुकेशन सिस्टम जब तक मजबूत नहीं होगा, एआई तो बहुत बात की चीज है। एआई तो लास्ट लेवल है। पहले तो क्या है कि आपको अपने एडुकेशन को मजबूत करना है। जैसे जैसे यहाँ पे एडुकेशन व्यवस्था मजबूत होगी, लोग और शिक्षित होंगे, वैसे वैसे वो डेफिनेटली एआई की तरफ जाएंगे। फिर एक सवाल आ रहा है, जैसे आप कह रहे हैं कि झारखंड थोड़ा पिछड़ा वर्ग है, यहाँ पे लेटेस्ट चीज़ें आती हैं इस जगह पे। आपके पास अपॉर्चुनिटी थी बड़े शहर जाने की, दिल्ली मुंबई, आप तो बाहर भी जा सकते थे, तो फिर आपने रांची को क्यों चुना, जो कि आपका काम तो आईटी ड्रिवन है? देखिए जब मेरी शुरुआत हुई थी ना, तो मैं मतलब मैंने बीटेक करने के बाद 1 साल मैं टीचिंग लाइन में था। तो मैं कुछ करना चाहता था जो टीचिंग रिलेटेड हो। मैं आईटी आई वाज नॉट श्योर कि मेरे को आईटी ही चाहिए, क्या चाहिए, अच्छा। बहुत क्लैरिटी नहीं थी मुझे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जब आपके पास कुछ नहीं होता है तो घर होता है। क्योंकि घर में आपके पास टेंशन नहीं होता कि आपको रेंट कहाँ से देना है, खाना कहाँ से करना है, वो आपका नॉर्मल चलते बिलोंगिंग्स की रहता है। सारी चिंता नहीं करनी हाँ, पड़ती है। बिलोंगिंग की चिंता नहीं करनी पड़ती है। तो झारखंड में स्टार्ट करने का पर्पस ये था कि पहले थोड़ा सा करके देखा मैंने कि चलो यहाँ पे तो बाकी चीज़ों का मुझे ध्यान नहीं रखना है, मैं अपने काम पे फोकस कर सकता हूँ। तो मैंने ये सोच के यहाँ पे सब कुछ स्टार्ट किया। धीरे धीरे करते 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 क्या होता है ना, इवेंचुअली एक तो होता है कि जगह में आपके नेटवर्क्स बन जाते हैं, आप लोगों को जानते हैं, आपको वर्क मिलता है, आप यहाँ काम करने लगते हैं। प्लस फिर एक मिशन भी बन जाता है कि जब आप देखते हैं ना कि सिर्फ मैं क्या, अब जो मैं देखता हूँ, अब जो मेरा पर्सपेक्टिव है ना, कि मेरे तरह के ही बहुत सारे लोग हैं जो शायद रांची या झारखंड लौट के आना चाहते हैं, बट उनके पास ऑप्शंस नहीं है। बिकॉज यहाँ पे कंपनीज नहीं है, इतना रोजगार नहीं है आईटी का। अब मैं ये सोच के करता हूँ कि अगर मैं कुछ यहाँ कर पा रहा हूँ और मेरे जैसे सोचने वाले शायद कुछ लोग और जो यहाँ पे कर पाए, तो हम यहीं पे रोजगार जनरेट कर पाएंगे। और ये झारखंड के लिए काफी बेटर होगा। एक तो मेरा घर भी है, तो मैं घर में आराम से रहना यहाँ तो रह भी पाता हूँ, बहुत मैं अच्छा। सब कुछ अपना लाइफ, बिकॉज क्वालिटी ऑफ लाइफ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। बाहर में जाऊंगा स्ट्रगल थोड़ी ज्यादा होगी। हाँ। और दूसरा एक चीज है कि डिजिटल मीडियम के आने के बाद से, जब से कोविड के बाद से डिजिटल मीडियम फैला है, आपके पास फिजिकल फाउंडेशन नहीं है। मैं यहाँ बैठ के भी यूएस का काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ बैठ के भी कनाडा का काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ बैठ के मॉब में दिल्ली का भी काम कर सकता हूँ, बिकॉज दैट हैज बिकम ए ट्रेंड। पहले लोगों को ट्रस्ट नहीं वो होता एक था। ग्लोबल मार्केट, हाँ, एक ग्लोबल ग्लोबल मार्केट मार्केट। खुल गया एक्सेस है। है आपका। पहले लोगों को ट्रस्ट नहीं था, पहले लोगों को क्या लगता था कि एक एक बार आओ मीटिंग कर लेते हैं। मीट्स के इतने कॉन्सेप्ट नहीं थे, वर्चुअल मीट्स के। आपको जाना पड़ता था, तो पीपल यूज टू रिफ्यूज, यार उतना दूर जाना है, करना है। आजकल तो मुझे मान लीजिए कोई क्लाइंट को अगर ऑनबोर्ड करना है, तो मैं गूगल मीट पे लूंगा, उसने मेरा सब कुछ समझ लिया, वो यहीं से ऑनबोर्ड हो जाएगा। तो चीजें सारी ट्रांसपेरेंट हो गई है कोविड के बाद से। और इसी से जुड़ा थोड़ा सा आप अपनी कंपनी का नाम क्या है,
क्या और उसके स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, अ, उसके बारे में थोड़ा मैं सा। बता देता हूँ। मेरी कंपनी का नाम है बिट्सफेयर इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। मेरी कंपनी स्टैब्लिश हुई थी 2016 में। और करेंटली हम लोग यहाँ पे रांची में एक जगह है कटरू करके, हम लोग कटरू के पास से ऑपरेट कर रहे हैं। हमारी टीम में करीब 16-17 लोग के आसपास हैं जो लोग काम करते हैं फुल टाइम। और लाइक हमारा जो मेन सेक्टर है, जैसे मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक हमारा पार्ट है। सॉफ्टवेयर में ऐप हो गया, वेब एप्लीकेशंस हो गए, हम लोग इन पे काम करते हैं। दूसरा जो चीज़ हमारा है वो डिजिटल मार्केटिंग है। तो जितने कैंपेन्स होते हैं, जैसे हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं, हुंडई है, यामा है, इन सब के लिए जो लीड जनरेशन कैंपेन्स हो गया, इनके लिए डिजिटल मीडियम को यूज़ करते हुए कैसे इनके ब्रांड्स को प्रमोट कर सकते हैं, इस टाइप का जो वर्क है वो हमारा रहता है। अभी हाल में मैंने आपका एक देखा था, लिंक देखा था, कॉलेज आओ करके आपने एक निकाला है, तो उसके बारे में कुछ बताते। कॉलेज जाओ करके, कॉलेज जाओ हमारा प्रोजेक्ट है। बेसिकली क्या रहता है ना कि जो बच्चे रहते हैं उनको एक मतलब कि कई बार वो कॉलेजेस को सर्च करते रहते हैं, बट थोड़ी अवेयरनेस की कमी रहती है कि एक बढ़िया कॉलेज कौन सा है, कहाँ से मिलेगा, क्या है क्या नहीं है। तो जो मेरा कॉलेज और पोर्टल के थ्रू प्रयास है कि हम अच्छे कॉलेजेस को वहाँ लिस्ट करके रखते हैं। और अगर कोई बच्चा अगर आता है वो कॉलेज को देखता है, जैसे कॉलेज के बारे में उसमें क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या कोर्स का उसका सिस्टम है, क्या फैकल्टीज़ है, वो सारी चीज़ों को स्टडी करने के बाद बच्चा चाहता है कॉलेज से डायरेक्टली कांटेक्ट करना। तो वो हमारे पोर्टल पे आता है, वो अपना इंक्वायरी फिल करता है, हम कॉलेज को वो इंक्वायरीज फॉरवर्ड कर देते हैं, जहाँ से वो बच्चे को अपना, अगर बच्चे को कॉलेज पसंद आता है वो जा पाते हैं। बेसिकली कॉलेज और बच्चे के बीच में जो गैप है ना, कि कई बार बच्चे कांटेक्ट करके समझ नहीं पाते हैं या उसको नहीं कर पाते हैं, मतलब कि जान नहीं पाते हैं, जान नहीं उस गैप पाते। को हमने ब्रिज किया है इस कॉलेज जॉब पोर्टल के थ्रू। तो ये अभी बहुत ही नेसेंट स्टेज में है। अभी इसमें हम लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर भी रहे हैं, जान भी रहे हैं और बच्चों को किस तरीके से मदद हम लोग कर सकते हैं। तो आई थिंक ये एक अच्छा हो सकता है फ्यूचर में। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलेज आपके साथ अटैच होंगे, काफी लोग अलाइंड हाँ, होंगे। इस हम लोगों ने इस पोर्टल को इस साल स्टार्ट किया है, तो अभी हम लोगों ने करीब 11-12 बीटेक कॉलेज हैं और 10-12 ये डेंटल कॉलेजेस हैं जिनको हम लोगों ने टाइप किया है। नेक्स्ट ईयर वी आर प्लानिंग कि इस नंबर को हम लोग करीब 100 या 100-150 ले जाए। आप सिर्फ इंजीनियरिंग में रहिए, मेडिकल में रहिए, या बाकी एमबीए वगैरह के लिए भी आप, हाँ, वो हर चीज़ों बाकी के लिए है। प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए भी आप लोग वन बाय वन ऐड ऑन कर बिल्कुल, सकें। धीरे-धीरे, अभी वो बहुत ही नेसेंट स्टेज है, तो अभी थोड़ा हम अच्छा। लोग भी समझ रहे हैं, लाइक इसका क्या स्कोप है, कितना बच्चा इससे हेल्प ले पा रहा है या उसको और क्या नीड है। एक बार हमारे पास डेप्थ रहेगा, तो कॉलेज से टाइप हम लोग धीरे-धीरे कर पाएँगे और भी। अच्छा, चूंकि आप डिजिटल मार्केटिंग में हैं आप, तो जो एक डिजिटल मार्केटिंग को लेकर के मिथ है हुँ, हुँ, कि इसमें कई बार आप उसको समझिए कि फॉल्स प्रोमिसेस होते हैं, हुँ। या जो प्रोडक्ट के बारे में जो स्पेसिफिकेशंस बताए जाते हैं वो उस स्टैंडर्ड के नहीं होते हैं। हालांकि अभी इस पे कोई रेगुलेशन नहीं है, लेकिन बीच बीच में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट देश की अलग अलग राज्यों से ये इस तरह के कोर्ट के डिसीजंस आते हैं जिसमें आप कहते हैं कि कोर्ट कहती है कि अगर आपने ये स्पेसिफिकेशंस बताए हैं एडवर्टीजमेंट के जरिए और ये कस्टमर को, कंज्यूमर को नहीं मिल रहा है, तो आपको पेनल्टी देनी होगी। डिजिटल मार्केटिंग के लिए ये क्या चैलेंज है, थ्रेट है कि आप उस तरह से जो एक्चुअल प्रोडक्ट है या प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो सही तरीके से नहीं बता पाते हैं? कई बार ऐसा होता है, कई बार नहीं भी होता है। ये सिर्फ ना डिजिटल मार्केटिंग में नहीं है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं आपको अदर फॉर्म्स ऑफ मार्केटिंग बता, जैसे मैं होर्डिंग लगा के एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ, वहाँ भी मैंने एक स्पेसिफिकेशन गलत डाल दिया, बाद में लगता है तो वो भी गलत है। तो ये जो एडवर्टीजमेंट, जो भी एजेंसीज एडवर्टीजमेंट करती है, मार्केटिंग करती है, ये उनका दायित्व बनता है कि इंफॉर्मेशन को सही से जान के परख के ही तभी वो काम करें। कई बार क्या होता है कि क्लाइंट ने बोल दिया कि नहीं, ऐसे ऐसा हमें हमारे प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करना है, तो लोग उसको एडवर्टीजमेंट करते हैं। और आज के टाइम में अभी तो डिजिटल स्कैम्स इतने बढ़ गए हैं कि लीगल कंपनीज तो छोड़ दीजिए, बहुत सारे इलीगल लोग जो हैं, जो स्कैमर्स एंड ऑल हैं, ये भी अपना प्रोडक्ट बना के चलाते हैं। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है यूज़र्स को, कि जो आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, वो आप आँख बंद करके जस्ट बिकॉज़ वो आपको डिजिटली दिख गया, वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, वो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ स्कैम्स होते रहेंगे, स्कैम्स को आप नहीं रोक पाइएगा कुछ भी करके। लोग कल को फिर नया पेज बनाते हैं, बिकॉज़ कोई भी ऐसा टूल नहीं है ना जो बता सकता है कि आपका प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन सही है कि गलत है। ऑथेंटिसिटी उसकी जो है वो हाँ, बता सकते हैं। ऑथेंटिसिटी वो अच्छा, वेरीफाई दूसरा नहीं हो एक और, सकती। ये डिजिटल एडवर्टीजमेंट के साथ एक और क्या इशू है कि जैसे हाँ। हम और आप अभी अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो चूंकि अब सारे जो सोशल मीडिया या इंटरनेट मीडिया पर जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो एआई बेस्ड हैं, वो हमारी आपकी बात को सुन रहा है, या जो हम सर्च इंजन पे जा रहे हैं उसको वो देख रहा है, समझ रहा है। तो फिर वो जैसे ही हम स्क्रॉल करते हैं तो हमको उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स दिखाने लगता है। तो एक डिजिटल फटीग, मतलब थकावट जैसा आता है यार, क्यों मतलब बेवजह का देख रहे हैं। तो हुँ। ये डिजिटल फटीग जो क्रिएट होता है, ये तो नुकसानदायक है उस कंपनी के लिए या उस प्रोडक्ट के ऑनरशिप जो है उसके लिए। तो इतना ज्यादा क्यों मतलब ये मार्केटिंग करते हैं कि कोई कुछ बात कर रहा है, उसकी प्राइवेसी नहीं रह गई, वो तुरंत उसका आपको एडवर्टीजमेंट दिखाने लगेगा या उसके उससे कनेक्ट कर देगा, ऐसा क्यों होता है? ये जो डिजिटल मार्केटिंग का वर्ल्ड है,
इन इनका देखिए पहले क्या था, मैं आपको थोड़ा सा इसमें ब्रीफ करूंगा, ठीक है। सबसे पहले था एक कॉन्टेक्चुअल मार्केटिंग होती थी। कॉन्टेक्चुअल मार्केटिंग में क्या था कि जैसे मान लीजिए मुझे पता है कि मुझे ट्रैक्टर बेचना है। अब मुझे अपना एडवर्टीजमेंट करना है। मैं कैसे लगाऊंगा, मतलब कि मैं ऐड कहाँ लगाऊंगा, तो मैं देखा कि अच्छा इस साइड किसान लोग रहते हैं या फार्म्स हैं, तो मैं उसके आसपास मैंने कहीं होर्डिंग लगा होर्डिंग दी। लगा दी। एक कॉन्टेक्ट सोच के कि हम्म। शायद किसान लोग देखेंगे, मेरे पास आएंगे। तो ये जो पहले के दिनों में मार्केटिंग चलती थी वो कॉन्टेक्चुअल मार्केटिंग थी। उसके बाद ऑनलाइन का जमाना है। ऑनलाइन में क्या हुआ, जैसे मान लीजिए मैंने अपना एक साइट बना लिया, मेरे साइट पे ट्रैफिक आता है, तो मैंने अपना साइट बनाया, कुछ लोग आते थे जिस टाइम पे साइट्स कम हुआ करते थे, लोग विजिट करते थे। तो मैंने अपना साइट बनाया, मैं किसी कंपनी के पास जाऊंगा कि मैं आपके प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाहता हूँ, मैं वहाँ पे लिस्ट करूंगा, और जो भी यूजर देखेगा पर व्यू के हिसाब से मैं आपसे चार्ज करूंगा, एक अमाउंट बन जाएगा तो मिलेगा। थर्ड जो फेज आया वो आया कुकी बेस्ड ट्रैकिंग आया। कुकीज क्या होता है, वो आपके ब्राउजर में स्टोर होते हैं। अब कुकीज आपका बिहेवियर नोट करते हैं, आप किन किन साइट्स पे जाते हैं, आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपने वहाँ पे क्या देखा क्या नहीं देखा। तो ये जब कुकी बेस्ड ट्रैकिंग आया ना, तो ये कुकी बेस्ड ट्रैकिंग से क्या हुआ, ये जो मार्केटिंग कॉन्टेक्चुअल थी या फिर डायरेक्टली एक आप बिना अंदाज के दे रहे थे, वो सीधे बिहेवियर बेस्ड आ गया। अब मुझे पता है कि अगर आपको शायद फॉर एग्जाम्पल आपको ईयरफोन्स में इंटरेस्ट है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको सिर्फ ईयरफोन्स के ऐड दिखाने की। तो ये जो कुकी बेस्ड ट्रैकिंग आई ना, उसके कारण क्या हुआ कि पर्सनली जो लोग जो चीज देखना चाहते हैं उनको वो दिखा, मतलब वो दिखाया गया। तो कुकी फिर एक बेसिक आया। अब कुकी के बाद आया कि और आपका बिहेवियर कैसे नोट किया जाए। तो अब देखिएगा जो मेटा के टूल्स हैं, जो फेसबुक है, जो व्हाट्सएप है, सब तो एक ही कंपनी के हैं। तो अब व्हाट्सएप में चैट करते हैं, सिस्टम को पता है, डेफिनेटली बोला तो जाता है कि व्हाट्सएप प्योर इनक्रिप्टेड है। बट जो हमने भी ऑब्जर्व किया है, टू बी ऑनेस्ट, क्या रहता है कि कई बार हम उसको देखते हैं बट उसका ऐड हमें दिखाई पड़ता है कहीं पे। तो जैसे जैसे टूल्स बढ़े, फिर आपके माइक्रोफोन है, आप कई बार बहुत सारे ऐप्स को परमिशन दे देते हैं सुनने की, आपको पता नहीं होता, आप अलाउ अलाउ कर देते हैं जस्ट बिकॉज आपको उस ऐप को यूज करना होता है। तो वो क्या होता है कि जो आपका वॉइस है, जो आपका जो भी आप बातें करें उसको रिकॉर्ड करके अब बैकग्राउंड में लगा हुआ है एआई, वो एनालाइज करता है कि अच्छा आप इन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। तो तो अगली उसके बार जब एनालॉग में वो हाँ चीजें चल। उसके बारे में ऐड दिखाएगा। अब मान लीजिए आपने एक ऐड को देखा, आपको इंटरेस्ट है, जैसे मैंने आपको ईयरफोन का ऐड दिखाया, आपने ईयरफोन का ऐड को देखा आपने। अब एआई को तो मालूम चल गया ना इसको ईयरफोन में इंटरेस्ट है। अब वो कोशिश क्या करेगा, सारे एडवर्टाइजर के जो ईयरफोन का ऐड है वो आपको दिखाने की कोशिश करेगा। और मान लीजिए मैं खुद एक एडवर्टाइजर हूँ, मैंने ऐसा बिट किया कि मान लीजिए मुझे मालूम चला कि ये देखना चाहते हैं, मैं कोशिश करूंगा ना इनको चार फीचर और बता दूं। नहीं, मुझे लगता है ये एथिकल कितना है, ये आप अगर आप एक सोशल मीडिया हाँ हैंडल चला रहे हैं हाँ। तो उसके लिए कितना एथिकल है कि एक आदमी की प्राइवेसी है, अगर हम और आप बैठ के बंद कमरे में बात कर रहे हैं हम्म किसी प्रोडक्ट के बारे में या किसी टूल्स के बारे में, किसी या चाहे कोई यूटेंसिल हो सकता है, कोई शैम्पू हो सकती है, हम लोग बात कर रहे हैं और वो उसको सुन रहा है, हम्म और सुन रहा है, ना सिर्फ सुन रहा है बल्कि हमको जैसे ही स्क्रॉल करते हैं उस पर हमको उसके एडवर्टीजमेंट दिखा रहा है हम्म 20 कंपनियों के। मैं हम्म नहीं देखना चाहता हूँ, उसके बावजूद दिखा रहा है। ये एथिकल है, अनएथिकल है, या ये बिजनेस का पार्ट है? अकॉर्डिंग टू मी जो मुझे लगता है कि इन सब में यूजर का कंसेंट होना बहुत मस्ट है। अगर इसलिए हर ऐड में ना एक ऑप्शन बहुत क्लियर होना चाहिए कि अगर आप इस टाइप के ऐड को देखना नहीं जो चाहते अभी हैं। नहीं है। हाँ जो अभी नहीं है, जैसे आप मेटा के प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप उसके प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, तो जो भी चीजें आ रही है वो आपको देखना, मतलब एक देखना तय है। बट अगर मान लीजिए आपको कोई चीज पसंद नहीं है, तो एक ऑप्शन दिया जाना चाहिए वो चाहिए कि कि वहां से भाई आप ऑप्ट आउट कर जाइए। बट अगर इस केस में क्या होगा ना, सभी लोग अगर ऑप्ट आउट करेंगे तो बिकॉज होल एडवर्टीजमेंट हाँ। इंडस्ट्री विल गेट डिस्ट्रॉयड। जैसे आपने ईयरफोन एग्जांपल दिया, मतलब मैं किसी को मेरे को परचेज करनी है, मैंने देखा भी, मेरे को कुछ ऐड भी आया, मैंने ले भी लिया, तो उसके बाद भी वो ऐड आता ही रहता है। हाँ मेरा तो नीड तो फुलफिल हो गया, तो अब मगर फिर भी क्या देखते हैं कि वो ऐड आता चालू रहता है। मतलब लास्ट मेरे को लगता है काफी हफ्ता 10 दिन तक वो ऐड आते ही रहता मान लीजिए आप एक ईयरफोन्स का आपने फॉर एग्जांपल आपने एप्पल के कोई ईयरफोन्स है जो एयरपॉड है, आपने उसको देखा। तो एप्पल के एयरपोर्ट सिर्फ एप्पल नहीं बेच रहा, बहुत सारी है। बाकी कंपनीज हैं, कंपनीज बहुत है सारे वो बेच स्टोर्स रहे हैं, वो बेच रहे हैं। आपने परचेज किया एप्पल के स्टोर से जाके, मतलब एप्पल का आपने ऑनलाइन खरीद लिया है, जो जो भी कर लिया। इतने सारे स्टोर्स को थोड़ी पता है, हैं कि वो आपने ले लिया हाँ है कि उसको। आपने हाँ, ले लिया है, उस तो उनके लिए उसके आप एक लिए एक यूजर है जिनको प्रोबेबल बायर इंटरेस्ट है। है। हाँ, बट अब तो मेरे को इरिटेटिंग लग रहा है ना कि वो तो मैं तो परचेज कर चुका हूँ, फिर भी अभी आ ही रहा है। तो मेरा टूल्स खोजता हूँ कि कैसे इसको बंद करो, कुछ और आना स्टार्ट हो। हाँ इस इसके ऑप्शंस नहीं, वहां आपको सिर्फ ये करना पड़ेगा, वहां थ्री डॉट होता है, और वहां जाके आपको मार्क करना पड़ेगा, एक नॉट इंटरेस्टेड का ऑप्शन होता है, वो वहां जाके नहीं, मार्क कर आजकल दीजिए कि इस आजकल टाइप तो का ऐड नहीं आजकल देखना है। तो पॉपअप भी होता है कि इफ यू आर हाँ इंटरेस्टेड नॉट नॉट इंटरेस्टेड, तो वो जब भी ये आए वो बात कर आपको दो। मार्क करना है। आपने कोई चीज अगर डिजिटल वर्ल्ड में सर्च कर लिया, तो वो तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक आप देखना नहीं बंद कर दीजिए। या तो आप लेके आपने मतलब वो कर दिया है कि हाँ अच्छा, आप ठीक है। इसके प्रैक्टिशनर रहिए, मुझे बताइए कि जो सोशल मीडिया है, चाहे हम्म वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, मैं किसी प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लेता हूँ, हम्म ये ह्यूमन बिहेवियर को, सोसाइटी को चेंज कर रहा है, या ये मतलब बिल्कुल नहीं वैसा ही है, लोग सिर्फ इस पे जाते हैं,
कुछ देर के लिए देखते हैं। नहीं नहीं ये बिल्कुल चेंज कर रहा है, और रील्स के आने के बाद ये और ज्यादा बढ़ गया है। जो आपका व्यू पॉइंट है ना, मतलब आप हमारी साइकोलॉजी समझिएगा ना, एक बोलते हैं ना, बीमार आदमी गाना सुन के खुश, मतलब वो हो जाता है, ठीक हो जाता है, बहुत बढ़िया गाना बज हाँ, बज म्यूजिक जाएगा। थेरेपी आजकल तो जो काफी म्यूजिक थेरेपी है, तो ना जब उस टाइप के कंटेंट्स बनते हैं ना, जो लोगों के इमोशनल ट्रिगर्स को हिट करते हैं, जो हमारा ब्रेन है ना, जो हमारा इमोशनल ब्रेन है, वो सबसे पुराना है। लॉजिकल जब हमारा इवोल्यूशन हुआ है, जब ब्रेन को हम स्टडी करेंगे, तो इमोशनल बहुत सबसे पहले जो था ना, वो हमारा सर्वाइवल ब्रेन आया था, जो अर्ली मैन के टाइम पे था। जो लोग का इंटेंट था कि सिर्फ सर्वाइव करना। फिर हमारा इमोशनल ब्रेन आया। फिर ओवर अ टाइम जो डेवलप हुआ वो लॉजिकल ब्रेन है। तो लोग आज भी, सबसे पहले जो लोग किसी चीज को देखते हैं, अगर आप किसी मुसीबत में, सबसे पहले आप जान बचाने की सोचते हैं, बिकॉज अपना सर्वाइवल ब्रेन सबसे हाई एक्टिव होता है, पहले जान बचाओ बाद में देखते बाद हैं। में देखते हैं। सेकंड क्या होता है कि आप कोई चीज को देख रहे हैं, आप अगर रिलेट करते हैं, आप अगर उस चीज पे इमोशनल हो गए, भावुक हो गए, तो आप तुरंत उस पर एक्ट करते हैं। आपका इमोशन क्वेश्चन हाई होता है, लॉजिकल सबसे लास्ट होता है आदमी का। जो भी कंटेंट बनता है सोशल मीडिया पे, वो लोग जानते हैं कि अगर हम कुछ इसमें इमोशनल टच देते हैं, लोगों को रिलेट करेंगे, तो लोगों को सच लगने लगता है। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, घर में लड़ाई हो गई, दो सास बहू की लड़ाई हो गई, ठीक है, आप आपस में, अब क्या होगा, आपका फोन तो सुन रहा है। अब खासकर चीज नोटिस कीजिएगा, जब आप उस प्लेटफॉर्म पे जाइएगा सोशल मीडिया पे, तो बहू को बहू साइड वाला रील दिख रहा है, सास को सास साइड वाला। फिर बहू के मन में सास के लिए गुस्सा आ रहा है, सास के मन में बहू के लिए गुस्सा आ रहा है। अल्टीमेटली क्या होगा, दोनों तो आपस में लड़ाई कर लेंगे, बिकॉज कैसे बोलते नहीं है कि जैसे अगर आपकी लड़ाई हो गई, आपने भड़का दिया, अरे वो ऐसा है वैसा, तो पूरे फायर हो जाएंगे, हाँ मुझे तो ये मारना है, मुझे अब ये करना है। तो सोशल मीडिया काम वही करता है, वो एजिटेट कर देता है आपके फीलिंग्स को। एक और मुझे लगता है कि एक तो स्लैंग का इस्तेमाल बढ़ा है, जो स्लैंग लैंग्वेज है हाँ, आप देखेंगे सोशल मीडिया पे वो बहुत बढ़ा है। ज्यादा। और दूसरा कि थोड़ा सा सेमी पॉर्न की तरफ अब उसको भी प्रमोशन मिल रहा है सोशल साइट्स पे। ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है कि थोड़ा सा अभी भी ये चीजें जो हैं, हम रील कई बार सर्च कर रहे होते हैं, उसमें कोई स्लैंग आ जाता है या कोई सेमी पॉर्न आ जाता है, और हम तो चूंकि पब्लिकली उसको बैठ के सर्च कर रहे हैं या देख रहे हैं, व्यू कर रहे हैं, वो एम्ब्रासमेंट एक क्रिएट करता है। वो थोड़ा सा अब हमारे यहाँ बढ़ा है मुझे लगता है सोशल साइट पे। कि कैसे वर्क करता है एल्गोरिथम, आपने कोई इस टाइप का कंटेंट डाला, शायद स्टार्टिंग में उसके व्यूअर्स आप नहीं थे, कुछ ऐसे लोग थे, कुछ बच्चे थे जो जस्ट अभी यंग हुए हैं, बिकॉज उनमें बहुत फैसिनेशन होता है इन चीज़ों को लेके। छोटों को बहुत मतलब नहीं होता, और बहुत बड़े जानते हैं दिस इज वेरी नॉर्मल काइंड ऑफ थिंग। तो जब 20 या 25 साल के बच्चों में फैसिनेशन होता है, वो क्या करते हैं, इस चीज़ को बहुत देखना स्टार्ट करते हैं। तो फेसबुक को तो क्या सिग्नल जा रहा है, फेसबुक को ये सिग्नल जाता है कि ये पर्टिकुलर जो वीडियो है, ये पर्टिकुलर वीडियो को लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। तो वो तो उसको प्रमोट करने की कोशिश करता है। तो करते 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 क्या होगा कि शायद वो डिफरेंट एज ग्रुप में भी एंटर करेगा। उसने देख लिया कि मैं शायद 20-25 साल के लोगों को कैटर कर चुका हूँ, तो 40 अब में इस जाओ। वीडियो के आगे चलो अब 35 में जाता हूँ। 35 में कुछ लोग होंगे जो उसमें इंटरेस्ट रखते चलो। होंगे, तो फिर वो फिर आपको दिखाता है। अगर आपने उसको स्क्रॉल करके पार कर दिया, तो अगली बार आपको आने के चांसेस कम है। लेकिन अगर मान लीजिए आदमी कभी देख लिया उसको, तो फिर वो आपके फिर बिहेवियर वो, में हाँ, उसको। फिर वो बिहेवियर में आपको नोट कर लेगा। तो ये तो एक जाल की तरह है, वो आपको स्प्रेड करते जाता है। तो आप सोशली क्या देखते हैं ना, मतलब आदमी किस माइंडसेट का, आप उसके साथ कुछ देर बैठिएगा ना, उसको किस टाइप के रील्स आ रहे हैं, आप उससे बता दीजिएगा वो क्या देखता है। बिल्कुल। ये एक बहुत एक अच्छा पैरामीटर जज करने का है, कि वो आदमी हाल के दिनों में वो किस टाइप की चीजों को देख रहा है, उसके रील्स आपको बता देंगे। एक आध रील आ गया बीच में, अलग बात है। बट नॉर्मली क्या है कि अगर आप उसके कंटिन्यूसली आप देखिएगा ना, उसको क्या रील्स आ रहे हैं, को समझ में आ जाएगा कि इतने दिनों से उसका रिसर्च किस चीज पे चल रहा है। मैं जैसे अगर भगवान पे देखूं, मुझे भगवान का रील आएगा। मैं अपने मतलब हाँ, पॉलिटिकल पॉलिटिकल बिहेवियर देखो पे तो पॉलिटिकल देखेंगे। देखूंगा, पॉलिटिकल आता है। मैं टेक्नोलॉजी देखता हूँ, मुझे टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी के आती है। रील्स आते हैं। तो ये चीज है, तो थोड़ा सा तो मुझे लगता है इसमें थोड़ा रेगुलेशन की जरूरत है। बीच में कई बार हमारे देश के कोर्ट ने भी कोशिश की है कि इसको थोड़ा रेगुलेट किया जाए, मेटा से भी मांगा गया है, बट वही बात है कि ये कंपनीज बहुत स्ट्रांग है। और चूंकि उनका सर्वर, उनका पूरा हाँ, सिस्टम वो कैलिफोर्निया में, यूएस में है, कैलिफोर्निया में सारा कुछ है, तो हमारे देश के लॉ से वो उसका जो हाँ, इन्फोर्समेंट एजेंसीज है हमारी, उससे वो गाइड नहीं होते हैं, नहीं होती तो वो मना कर तो देते हैं वो मना सीधा। करते कुशाल जी, ये जानना चाहूंगा मैं आपसे, जैसे हम्म, जैसे आपकी बातों से लग रहा है आप तो बहुत चीज़ों पे एक साथ ध्यान दे रहे हैं, आप एंटरप्रेन्योर भी हैं, लोगों को ड्राइव भी कर रहे हैं, तो बहुत प्रेशर में रहते होंगे क्योंकि बिजनेस को आपने स्क्रैच से बढ़ाया, ऊपर लेके गए हैं। तो आप अपने टाइम को बैलेंस कैसे करते हैं, अपने माइंड को इतना पीसफुल, इतना क्रिएटिव कैसे रख पाते हैं, इसके लिए कुछ करते हैं आप या क्या? जैसे मेरे साथ है कि देखिए, मतलब टेंशन बिजनेस में आने के बाद जो मुझे फील हुआ है, एक तो हर बिजनेसमैन को एक कॉमन प्रॉब्लम और टेंशन है, लाइक सैलरीज एंड ऑल का, बिजनेस ग्रो करने का, ऑफिस सिस्टम को मैनेज करने का। ये टेंशन जो है, ये सभी कोई के साथ है, चाहे वो किसी भी स्केल का बिजनेस कर रहा है, जिसके पास 5-10 लोग हैं मिनिमम, वो हमेशा फील करता है। बट एक इसके साथ मेरे बिजनेस में सबसे बड़ा चैलेंज फील होता है कि ये चैलेंज है कि चूंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से चेंज हो रही है, यहाँ पे ना आपको अपडेट रहने की बहुत ज़रूरत है। मैं जैसे एआई के बारे में बात हो रही है कि एआई जो हर 3 महीने में कुछ ना कुछ अपना रूप बदल रहा है। मान लीजिए मैं किसी को सर्विस दे रहा हूँ, मैं उसके 50,000 रुपए की से चार्ज कर रहा हूँ, अगर कल को काम वो एआई कर रहा है,
तो मेरा स्किल सेट तो इतने साल का थोड़ा उसकी वैल्यू कम हो गई। कल को कोई शायद जो कम साल से भी कर रहे हैं, वो कुछ कम चार्ज में उस चीज़ को प्रोवाइड करने लगे, और मैं अभी भी जाऊँगा क्लाइंट के पास लेके कि मुझे 50,000 की सर्विस देना है, मुझसे नहीं लेगा, बिकॉज़ मेरे उस चीज़ को करने वाले बहुत सारे लोग जो वहाँ पे आ कंपटीशन है गए वो हैं। बहुत टफ है। कॉम्पिटिशन वो बढ़ते जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है आपको। इस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है ना कि कुछ देर अपने आप को इन सब से अलग रखने का, डू व्हाट यू लाइक। मुझे जो सबसे अच्छा लगता है अपने दिमाग को बैलेंस रखने का चीज़ है, गेट इनटू सम फिटनेस, गेट इनटू सम स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स। तो मुझे स्पोर्ट्स खेलना जैसे पसंद है, तो मैं टेनिस खेलता हूँ, या फिर स्विमिंग करता हूँ, या जिमिंग करता हूँ, या फिर टीटी खेल लिया। तो ये मेरे को हेल्प करता है हमेशा बैलेंस रखने के लिए, बिकॉज स्पोर्ट्स के बाद ना यू फील वेरी रिलैक्स, आपको नींद भी ठीक आती है। अब अगले दिन फिर एक मोटिवेशन के साथ होते हो कि मुझे आज कुछ फिर अच्छा करना है। तो मुझे तो समझ में आता है एक स्पोर्ट्स और एक आपका ईटिंग हैबिट अगर सही है, तो आप चीज़ों को बैलेंस रखने समझ में गया। वो आपका हेल्प करता है। ये नहीं होना चाहिए मैं काम कर रहा हूँ और दिन भर कुछ ना कुछ मैं जंक फूड खाए जा रहा हूँ, तो दैट इज गोइंग टू हार्म यू इन एनी वे। आप सिस्टम के आगे तो रहिएगा, बट आपका माइंड डिटॉक्स नहीं हो पाएगा नई क्रिएटिविटी के लिए। अच्छा, जो सक्सेसफुल दुनिया में एंटरप्रेन्योर हैं, खास करके जो यूनिकॉर्न जितने बड़े हैं, चाहे वो नाम आप ले लीजिए, स्टीव जॉब्स ले लीजिए, जुकरबर्ग ले लीजिए, मस्क ले लीजिए, मैं सीईओज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मैं समझ यूनिकॉर्न गया जो स्टेब्लिश फाउंडर करने है। वाला। हाँ। वो या तो ड्रॉप आउट रहे हैं, या उन्होंने स्कूलिंग बहुत अच्छी नहीं रही है, एकेडमिक्स बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो ये कौन सा फार्मूला है कि जो एकेडमिक्स अच्छा नहीं रहा, ड्रॉप आउट रहे, या किसी भी वजह से एजुकेशन को उस तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने आज के जो पूरे दुनिया में, चाहे वो मेटावर्स कह लीजिए, या जो पूरा जो ये जो पूरा बायोस्फीयर चल रहा है, इसको वो लीड कर रहे हैं। तो ये कौन सा मैजिक है इसके पीछे? जकरबर्ग कहाँ से ड्रॉप आउट है? बहुत उसकी प्रॉपर एजुकेशन नहीं हुई मेरे ख्याल से। वो हार्वर्ड हाँ, में था। लेकिन वो फिर जिस कोर्स में था उसने उसको छोड़ दिया था, कंप्लीट उसने नहीं किया कंप्लीट उसने, नहीं किया। फाइनली डिग्री नहीं ली। तो आप ये देखिए, उस अब कोई आईआईटी में जाके ड्रॉप आउट कर रहा है, कोई एमआईटी में जाके ड्रॉप आउट कर रहा है, कोई हार्वर्ड में जाके ड्रॉप आउट कर रहा है, तो वहां पहुंचना ही बहुत बड़ी बात होती अरे मैं है। ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मतलब ड्रॉप आउट वो कर देता है, उसको पैशन नहीं, उसका होता आजकल के बच्चों को लगता है ना कि ड्रॉप आउट हो गए, फिर इतना हो गया, चलो हम अभी ड्रॉप आउट हो जाते हैं, कुछ काम स्टार्ट है। करते हैं। नहीं, तो मतलब ये ये मैसेज भी चला जाता है ना लोगों के दिमाग में। खासकर जो यूएस का जो परिवेश है ना, वो इंडिया से बहुत अलग है। बिल्कुल। वहाँ पे जो आर एंड डी का सेटअप्स है, वहाँ जो फैसिलिटीज है, जो रिसर्च सबसे पहले पहुँचता है। तो इवन इफ यू प्लान टू ड्रॉप आउट, वहाँ पे डिग्री इतना मस्ट नहीं है जितना मस्ट वहाँ पे स्किल सेट है। अब अगर कोई जी मैट के थ्रू कोई एमबीए करने जाता है, तो आप एक लंबा एक्सपीरियंस देखते हैं, 5 साल, 8 साल, 10 10 साल। इंडिया में क्या मैक्सिमम 2 या 3 साल देखा जाता है, उसके बाद फिर आपका वैल्यू बढ़ने लगता है। तो जो यूएस है ना, वहाँ पे स्किल सेट की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो स्किल सेट के कारण क्या होता है, वहाँ पे डिग्री इतना बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं होता। वहाँ पे आपको रिसोर्सेज अवेलेबल हैं बाहर में, आपको इंक्यूबेशंस मिल जाएंगे, आपको रिसर्च पेपर्स मिल जाएंगे। तो क्या होता है कि मान लीजिए मैंने अगर फर्स्ट ईयर में वहाँ फिगर आउट कर लिया मुझे ये करना है, मैं अगर ड्रॉप आउट कर दूँ ना, तो मेरे पास बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं मुझे सक्सेसफुल बनाने के लिए। इंडिया के परिवेश में क्या है ना, आज भी आपसे सबसे पहले पूछा था आपने पढ़ाई कहाँ से की है, आपकी डिग्री कहाँ से है। इंडिया केस में क्या है कि एक तो इतना जो मैं फील करता हूँ कि अगर मैं कुछ नया करना चाहता हूँ, मुझे इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं, मुझे दिक्कत होती है। ठीक है, तो मेरे पास बचा क्या ऑप्शन, मैं मान लीजिए किसी से मैं कनेक्ट करने जाता हूँ, शायद जो नॉलेजेबल थोड़ा है, वो मुझसे हमेशा पूछेगा कि आप कहाँ से पढ़े हो, आपकी डिग्री क्या है। तो इंडिया के परिवेश में डिग्री का बहुत इंपॉर्टेंस है। और ड्रॉप आउट कर देना, वो बहुत हैंडफुल ऑफ लोग हैं, आप देखिएगा तो ऐसा नहीं है बहुत सारे लोग हैं सब ड्रॉप आउट हैं। कुछ लोग हैं जो ड्रॉप आउट हुए, जिनको वो विजन दिखाई पड़ा। आप उनका बचपन स्टडी कीजिएगा, उनका बचपन भी इतना सिंपल नहीं रहा। तो सोशल मीडिया में तो इस तरह से को दिखाया जाता है कि ड्रॉप आउट करके वो सक्सेसफुल हुए हैं, तो एक फैसिनेशन बच्चों में आ जाता है कि नहीं, ड्रॉप आउट वाले लोग बहुत ज़्यादा राइज करते हैं, या वो तुमको टाइम हैंडफुल मिलता है, है। हैंडफुल नहीं, है। वो लेकिन ये वो भी इसके बचपन से साथ। वैसा रहे, सब कोई बचपन से गेम बना रहा है, कोई बचपन से हाँ, कोडिंग कर बिल्कुल रहा है, किसी को बिल्कुल बिल्कुल। बचपन से उस लेवल का अगर इंटेलिजेंस है, हाँ। तब वो ड्रॉप आउट करता है जाके। तो समझ में आ रहा है कि उसका एक विजन है। आज मैंने 12th तक पढ़ाई की, मैं गया कॉलेज में, मैंने एक साल कोई रील देखा कि रील में अच्छा ये बोल रहे थे, और वो रील ऑथेंटिक है कि नहीं, ये भी वैलिडेशन नहीं होता है। मुझे लगा कि नहीं, मैं भी ड्रॉप आउट करके कुछ कर लूंगा। तो ड्रॉप आउट करने के बाद आप अपने साथ लेके क्या जा रहे हैं, वो नहीं, इम्पोर्टेंट है। हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जो रील बना के और अच्छी कमाई कर रहे हैं, और वो एजुकेशन कोई बहुत मायने नहीं रखता। लेकिन आप देखिए, उसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें, तो जितने भी, चाहे वो गूगल को चला रहे हैं, या उसमें एलन मस्क की कंपनी में जो लोग हैं, वो इंडिया में आईआईटी करके गए हैं, या हार्वर्ड से उन्होंने फिर मास्टर्स की डिग्री ली है, अलग तरीके से ली है। हम्म। तो ऐसा नहीं है कि डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है, डिग्री भी इम्पोर्टेंट उतना ही है जितना कि। डिग्री में क्या है ना कि दो चीज, आपको एक एक्सपोजर मिलता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को जान पाते हैं। ठीक है, मैं अभी बोलता हूँ कि अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है, आप बहुत साल से किसी चीज पे काम कर रहे हैं, आपको ड्रॉप आउट करना है, बिल्कुल ड्रॉप आउट कीजिए, आप उस चीज पे आगे बढ़िए। ड्रॉप आउट ये सोच के नहीं होना चाहिए कि सामने वाले ने किया मैंने तो कुछ मैं करूंगा। एग्जाम्पल्स की बात की, मतलब ये नहीं कहा हाँ। मैंने कि रेगुलर प्रैक्टिस में ये आ जाए। हाँ, मतलब ऐसे। नहीं, जैसे जो बच्चों का रहता है, मैं आजकल के बच्चों को लेके ही बोल रहा हूँ कि आजकल के बच्चों का रहता है, वो अगर देख लेते हैं कि हमें ड्रॉप आउट करना, मतलब इसने ड्रॉप आउट करके ये सक्सेसफुल हुआ,
तो मैं भी उसी सक्सेसफुल में लग हो जाऊँ। जाऊंगा। बट उसका वही मैं बोल रहा हूँ, पहले का हिस्ट्री जब आप हिस्ट्री। एक्चुअल स्टडी कीजिएगा तो आपको मिलेगा वो ड्रॉप आउट करके सक्सेसफुल होना एक दिन का डिसीजन नहीं था। उसके पीछे बहुत लंबी या तो बैकिंग थी, फैमिली स्ट्रांग थी, मतलब एनी ऑफ द थिंग, या तो आपके पास रिसर्च के वैसे साधन अवेलेबल थे। क्या होता है, बहुत रैंडम होता है। बेस्ट पार्ट, बिकॉज आप डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो इतना तो श्योर है ना, आप जो ड्रॉप आउट किए बिना जो काम आप कर, मतलब ड्रॉप आउट के साथ आप काम कर रहे हैं, वो आप डिग्री कंप्लीट करने के बाद भी कर सकते हैं। तो मैं तो हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप अपनी डिग्री पूरी कर लीजिए इन एनी हाउ, वो बहुत जरूरी है। आखिर में मुझे ये, आप चूंकि डिजिटल वर्ल्ड या वर्चुअल वर्ल्ड के साथ आप काम कर रहे हैं, और जो हम लोगों का जो जनरेशन है उसने रियल वर्ल्ड देखा है, मैन टू मैन कांटेक्ट है, डोर टू डोर कांटेक्ट है। और यहाँ आप कह रहे हैं कि आपके लिए दक्षिण, उत्तर, पूरा पश्चिम, पूरा जो ग्लोबल मार्केट है वो ओपन है। आपका पेनिट्रेशन जो है वो ब्राजील के किसी रियो डी जेनेरो में भी है, और इंडिया के दूर से दूर या झारखंड के किसी दूर के गांव में भी है। ट्रस्ट किस पर आज भी लोग ज्यादा करते हैं, जो रियल है उस पर या वर्चुअल पर? देखिए, ट्रस्ट तो हमेशा रियल पे होता है। वन 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 ऑन मीटिंग से बड़ा कुछ नहीं होता। अगर मैं आपको लीड्स की बात करूं, तो शायद अगर मैं कोई सेंटर खोल के बैठा हूँ, मेरे पास वॉक ins आ रहे हैं, तो वहाँ मैं कन्वर्जन जो मैं 15-20% कर लूंगा। जैसे 100 लोग आएंगे तो मैं 15-20 को अपने प्रोडक्ट सर्विस के लिए जो मेरे पास वॉक ins आए मैं कन्वर्ट कर लूंगा। डिजिटल में आज भी वो कन्वर्जन 3 से 5% का ज़्यादा नहीं है। बट फिजिकली आपके पास क्या चैलेंज है ना, कि आप उन 100 लोगों के अलावा आपको 1000 लोग बुलाना आपके लिए मुश्किल होगा। डिजिटली में क्या है ना, कि लम, मैं 1 लाख 10 लाख लोगों तक पहुंच जाऊंगा, मुझे मालूम नहीं चलेगा। तो अगर मैं 1 लाख 10 लाख लोगों तक पहुंच गया और मैं सिर्फ 2% ही कर पा रहा हूँ, जस्ट एज एन एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं 10,000 लोग तक ही पहुंच गया, मैं उसका 2% ही कर पा रहा हूँ, तो भी वो रियल के मुकाबले ज्यादा वो होगा। रियल के मुकाबले ज़्यादा। तो जो स्केलेबिलिटी है ना, वो डिजिटल के आने के बाद बढ़ गई है। और क्या होता है ना, कि अब धीरे धीरे लोग वेबसाइट्स एंड ऑल पे, आप घर में भी देखिएगा, हमारे जैसे मैंने मम्मी पापा को भी देखा है, वो लोग भी शॉपिंग एंड ऑल अब कर लेते हैं, अब उनको ट्रस्ट है। कोई वो नया मंगाने साइट, लगे हाँ, हैं। कोई नया साइट नहीं हो, अमेजोन हो गया, कोई ऐसा रेप्यूटेड साइट हो, या हमसे एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि ये साइट सही है कि नहीं है। हमने उनको बता दिया, हाँ ठीक लग रहा है, ऑथेंटिक लग रहा है, आप मंगा लो। तो क्या है कि धीरे धीरे वो डिजिटल में भी लोगों को अब ट्रस्ट डेवलप होने लगा है। बट अगेन, लिमिटेशन है कि फिजिकली हमेशा ट्रस्ट ज्यादा बिल्ड होगा, बट स्केलेबिलिटी की इश्यू आएगी। डिजिटली में स्केलेबिलिटी होना इजी है, ट्रस्ट थोड़ा कम है। तो इवेंचुअली आप देखिएगा, आप अगर ऑल मीडियम्स में आप प्रेजेंट है ना, तो आपका काम हो रहा है। तो आपको ओमनी चैनल जो है वो रहना है, ना कि किसी एक पर्टिकुलर चैनल में। दैट इज द थिंग। सर जैसे आपने तो आईटी किया है, तो आजकल के बच्चों का फैसिनेशन है कि मतलब उनका रहता है, हर माँ बाप का भी रहता है कि उनके बच्चे आईटी से ग्रेजुएट, तो मगर आईटी तो आपको मालूम है बहुत ही ब्रेक थ्रू करना बहुत मुश्किल रहता है। तो आजकल के बच्चों के लिए कुछ अगर बता सकें कि कोई गाइड करने के लिए आप तरीका बताएं या कुछ टिप्स दे सकें कि जिसको वो फॉलो करें तो प्रोबेबिलिटी उनकी बढ़ जाए इन सब एग्जाम्स में क्लिक करने की। जेई का तो क्या है ना, कि पैटर्न वही है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, ठीक है। और ये पैटर्न हर 2-4 साल में चेंज होता है, मतलब एक वे ऑफ स्टडी जिसको मैं बोलता हूँ। जैसे हमसे पहले था, स्क्रीनिंग था, मेंस था, लोग स्क्रीनिंग पे फोकस करते थे निकालने के लिए, उनका मेंस फोकस रहता था कि मेंस में कैसे उनको नंबर स्कोर करना है। जब हमने जेई दिया तो स्क्रीनिंग ही था, बस एक एक ही पेपर था, मतलब 2 पेपर थे लेकिन उसमें मेंस नहीं था। वहाँ लोगों का फोकस हो गया उस पेपर में मैक्सिमम स्कोर कैसे करना है, किस किस सेट ऑफ क्वेश्चन आते हैं, इनको ले कैसे करना है। 10 साल बाद जो कहानी है वो थोड़ी और बदल जाती है, क्वेश्चंस के लेवल बदल जाते हैं, तरीके बदल जाते हैं। तो अगर आपको आईआईटी या किसी प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन में कॉम्पीट करना चाहते हैं, तो आपको ये ध्यान देना है कि एज सुन एज यू पास आउट फ्रॉम क्लास 10, आपको, चाहे वो मैं नीट सबको लेके बोल रहा हूँ, एक मतलब सारे कंपटीशन को, ठीक। आपको 10 के बाद से ही जस्ट उसमें लग जाना है, बिकॉज अभी कंपटीशन बहुत हाई है, स्कोरिंग बहुत ज़्यादा चला गया है। तो आपका एम है ना कंपटीशन में कि आपको हर बच्चे से बेहतर होते जाना है। कंपटीशन इज दैट ओनली। आप बहुत नंबर ले आए, आपने शायद 400 में 250 नंबर ले आए, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, और कट ऑफ चला गया 280। आप, बेंचमार्क बढ़ गया जबकि एक्चुअली। आपने हाँ, अपना बेस्ट दिया है, बावजूद इसके हाँ। आप रैंक में हाँ, नीचे रहे। तो ये अवेयर होना जरूरी है कि मेरे को कितना पता है। लोग ना, मैंने जो सबसे बड़ा चीज फील किया था, कि लोग अवेयर नहीं होते हैं। लोग को ये नहीं पता है कि मेरा क्या लेवल है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उन एग्जामिनेशंस में। लोगों को लगता है मैं ये जान गया, मैं बहुत जान गया। तो कभी भी कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है, उसमें आपको ये रहना है कि मैं अगर इतना जान रहा हूँ, तो मेरे ही साथ पढ़ने वाला जो आदमी है वो कितना जान रहा है। हम्म। फिर आपको उस ढंग से फिर अपने आप को एनालाइज करना है। तो जब भी कोई कंपटीशन की तैयारी होती है ना, मैं 2 टाइप के बच्चों को गिनता हूँ, मतलब 3 बेसिकली बोलूँ। एक तो जो है बहुत टॉपर्स हैं, जिनको आप किसी भी सिचुएशन में डाल दीजिए, जैसे जो मेरे साथ जब मैंने तैयारी की थी, मैं जमशेदपुर प्रेरणा क्लासेस से मैंने अपनी तैयारी की थी। एक हमारे साथ था प्रवेश अग्रवाल नाम का, तो उसकी जेई में रैंक 27 आई थी। वो तो फोन पे बात करते करते पूरा पेपर सॉल्व कर देता था। तो वो दोज काइंड ऑफ पीपल आर रिलेटिवली थोड़ा वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी होते हैं। हम्म। तो वो किसी भी सिचुएशन में नॉर्मली क्रैक कर ही जाते हैं। एक होते हैं बीच के लोग रहते हैं, जैसे जिनमें हम आते थे कि भाई हमने पढ़ा तो हम निकालेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे। एक होते हैं जिनको मतलब नहीं है, कि भाई क्या है आईटी में, मतलब नहीं है।
तो जो ये बीच के लोग हैं, जो मतलब बॉर्डर पे रहते हैं कि या तो हम निकालेंगे या तो नहीं निकालेंगे, इनको ये समझने की ज़रूरत है ना, उस एग्जामिनेशन के सब्जेक्ट में एक्चुअली चाहिए क्या। मैं जो कोई टॉपिक पढ़ रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे टॉपिक पढ़ने बहुत पसंद है, मॉडर्न फिजिक्स मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन ही नहीं आता है, तो मैं क्यों उसमें अपना टाइम वेस्ट करूँ। तो आपको स्मार्ट होने की ज़्यादा ज़रूरत है आज के डेट में, क्योंकि यहाँ पे अब स्कोरिंग का गेम बहुत बड़ा हो गया है। अब ऐसा नहीं है कि आपने 5 क्वेश्चन बनाया आपका सिलेक्शन हो गया। अब आपको ज़्यादा ज़्यादा स्कोर करना है, तो ये बहुत ज़रूरत है समझने की कि जो मैं सब्जेक्ट ले रहा हूँ इससे जेई में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, क्या 3-4 सालों में वो क्वेश्चन आया है, वो क्वेश्चन नहीं आया है। आपको ये स्ट्रैटेजी बनाने की बहुत ज़रूरत है किसी भी एग्जाम के लिए। उसके अनुरूप मेरी तैयारी कितनी है, सामने वाले का कितना है, उस हिसाब से आपको अपने आप को एनालाइज करते हुए पढ़ना है। ये नहीं कि मैं एक रूम में बैठा हूँ पढ़े जा रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है। तो जेई आज भी टफ है थोड़ा, उस उसमें करने की जरूरत है, बट अगर आपको लगता है कि नहीं मुझसे जेई या नेट या मैं इसमें नहीं जाना चाहता, मुझसे नहीं होगा, तो आज का युग इतना खुला हुआ है ना, आपके पास स्किल्स के बहुत सारे ऑप्शन है। ऑप्शंस भी बहुत हैं, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा आप स्किल सेट में आप एआई सीख सकते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो। अब इन सब का तो डिग्री का भी मतलब नहीं है ना। कम्युनिकेशन इतना वास्ट हो गया और इतना हाँ। बड़ा फील्ड हो गया है हाँ। कि आप किसी भी फील्ड में, आप मेडिकल में कम्युनिकेशन है, फैशन में कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन है। एजुकेशन में कम्युनिकेशन है, तो आपके पास ऑप्शंस ज्यादा हैं आज के बच्चों के पास कंपेरेटिवली। आप तो खैर नई जनरेशन के, लेकिन हम लोगों का जो जनरेशन था उसमें या तो आप इंजीनियरिंग कीजिए, डॉक्टर कीजिए, या कुछ गवर्नमेंट सर्विसेज हैं यूपीएससी के अलावा भी, वो आप कीजिए। तो आप कह रहे हैं, और वो सच भी है कि आज के यूथ के पास, आज के बच्चे के पास बहुत ऑप्शंस हैं। करियर ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं। जैसे मतलब आज, और मैं एक खासकर चीज़ देखता हूँ ना कि आजकल लोग रील बनाने में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। रील एक प्लेटफॉर्म है जिसका हाइप शायद जब बहुत कंपटीशन हो तब नहीं रहे। ठीक है, बिकॉज उसमें स्किल सेट वैसा नहीं है कि कोई कॉपी नहीं कर सकता। मैं आज एक रोड पे चलते हुए मैं कोई रील बना दूँ, कोई ऐसा कंटेंट बना दूँ जिसमें फॉलोअर आ गए एंटरटेनमेंट के लिए, वैसे तो 50-100 खड़े हो नहीं, जाएंगे। उसके साथ ही साथ और भी चीजें हैं ना, उसके साथ जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो उसका क्या रोल रहता है। जैसे आप देखिए, एक समय में टिकटॉक इतना चलता था, बैन हो गया हो। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी आई, टिकटॉक बैन कर दिया गया। वही चीज़ है। तो अब हमारे यहाँ तो टिकटॉक स्टार होने लगे थे, लेकिन आज वो टिकटॉक प्लेटफॉर्म ही नहीं है। तो आज वो कल रील को, स्टार हो गए हैं, हाँ, रील स्टार हो गए कल को इंस्टाग्राम पता नहीं, स्टार हो कल गए। को शॉर्ट्स। आप, हमने हमने जब इंटरनेट मीडिया को देखना शुरू किया था, तो एक प्लेटफॉर्म हुआ करता था ऑर्कुट। आज पता भी नहीं लोगों को, आज के बच्चों को होगा कि ऑर्कुट जैसी कुछ चीज थी। तो इसमें तो रोज अपडेशंस हो रहे हैं, रोज नई चीजें आ रही हैं। तो बेसिक वही है, आपको अगर स्किल सेट है ना तो आप इसमें नहीं तो इसमें किसी चीज में आप यूज कर लीजिएगा। बट ऐसा है कि आप एक प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। जैसे मैं बताऊं, मैं अपनी कंपनी का, मैं अगर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हूँ कि मुझे मेटा ऐड चलाना है, मुझे या गूगल में ही ऐड चलाना है, तो आज आज के डेट में तो मेटा बहुत सारे कंट्रोल मुझसे ले ले रहा है। पहले तो मैं सेटिंग्स करता था कि मुझे इन ऑडियंस को टारगेट करना है, मुझे ये एज ग्रुप को दिखाना है, मुझे ये सेटिंग्स करने हैं। आजकल तो मेटा सब सेटिंग्स को ऑटोमेट कर दिया है कि आप मेरे को बस कंटेंट दो, और कंटेंट के हिसाब से हम डिसाइड हम कर तय लेंगे कि करेंगे हाँ कि कहाँ किसको किसको पहुंचाना दिखाना है। है, चलो। किसको कल को नहीं। मालूम चलेगा बोले यार कंटेंट भी एआई से जनरेट हो रहा है, हाँ। तो हाँ, हो सकती है। प्लेटफॉर्म पे मैं डिपेंडेंट हुआ तो मेरा तो कहानी खत्म है। तो एआई पे बहुत बात होगी। मैंने एआई के बारे में एक एक्सपर्ट से मेरी एक बार बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि एआई में तो आज के तारीख में हर किसी को आंसर्स पता है, हम्म। क्योंकि उसके पास इतने प्लेटफॉर्म है, चैट जीपीटी, ग्रोक है, एक्स का अपना है, सबके अपने अपने प्लेटफॉर्म, लोगों के पास आंसर पता है और हम्म। वैरायटी ऑफ आंसर पता है। हम्म। तो चैलेंज क्या है? उन्होंने कहा चैलेंज है क्वेश्चन करना, कि आप क्वेश्चन कितना इनोवेटिव करते हैं। तो एआई में भी चैलेंजेस चेंज हो रहा है, पहले आंसर देने का चैलेंज था, क्वेश्चन फ्रेम करने का चैलेंजेज है। तो एआई भी जैसे जैसे इवॉल्व होता जाएगा, मेरे ख्याल से उसमें और चीजें बढ़ती जाएंगी। चेंजेस देखिए, एआई में प्रॉम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बात सही है, उसको प्रॉम्प्ट हम लोग बोलते हैं एआई प्रॉम्प्ट, के लैंग्वेज बिल्कुल। में, कि आप प्रॉम्प्ट क्या जो देते हैं। क्वेश्चंस को हम लोग बोलते हैं हाँ, जो नॉर्मल। क्वेश्चंस देते हैं, आप कितना बड़ा क्वेश्चन लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ऐसे सोचिए, आज के डेट में लोग प्रमोट कर रहे हैं कि अगर आपको प्रॉम्प्टिंग आती है तो अब बहुत अच्छे लोग बोलते हैं बहुत अच्छा मुझे एआई को वो करना आता है। तो प्रॉम्प्टिंग इतना बड़ा आर्ट तो नहीं है कि लोग को सीखने के लिए एक डिग्री की जरूरत बिल्कुल। पड़े। तो पॉइंट इज दैट ये अभी भी लोगों में डिफरेंशिएशन प्रॉम्प्टिंग क्रिएट नहीं करने वाला है। और एआई कभी भी कितना भी मजबूत हो जाए ना, वो शायद दिन हो सकता है आगे जाके आए, बट अभी तक तो जितना ऑब्जर्वेशन रहा है, सारा कुछ रहा है, लोगों की जरूरत पड़ती है। एक कोडिंग प्लेटफॉर्म कई सारे आ गए हैं जो बोलते हैं कि आपको कोड करने की जरूरत नहीं, हमें कोड दो, बट ना वो हमेशा ह्यूमन इंटेलिजेंस एज इट इज एआई रिप्लिकेट कर पाएगा, ये मुश्किल है। एआई मुझे लगता है आपका असिस्टेंट बन सकता है, दैट कैन बी योर बेस्ट असिस्टेंट। अल्टीमेटली उसकी भूमिका वही रहेगी। हाँ, वो आपको गाइड करेगा कि जैसे मुझे आज 4 लोगों पे डिपेंड होना है, मुझे 4 लोगों पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, मैं एक एआई पे डिपेंड हो जाऊंगा कि एआई मुझे कर देगा। बट एक आदमी हमेशा, 1-2 आदमी हमेशा रहेंगे जो उस एआई को यूज यूज करें। करें, बिल्कुल। वो दिन अगर वैसा हो गया ना कि एआई ने सब कुछ ले लिया, तब तो हम आप रहेंगे ही नहीं। तो सिविलाइजेशनल क्राइसिस हाँ, वो बोल सिविलाइजेशन सकते हैं। क्राइसिस हो जाएगा, लोग फिर रोबोट चलेंगे मार्केट में। साक्षी जी, अब तुम जैसे अभी आप बिजनेस यहाँ कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर है अच्छे, तो झारखंड में जैसे आईटी भी डेवलप हो रही है, तो वेयर डू यू फाइंड झारखंड एंड योरसेल्फ इन आईटी आफ्टर 10 years? झारखंड में आईटी का डेवलपमेंट है, बट अब देखिए आईटी मतलब लाइक कोई भी अगर आईटी फर्म है या आईटी का इकोसिस्टम है, वो
दो तरीके से ग्रो करता है। एक रोल होता है प्राइवेट एंटिटीज का, एक होता है गवर्नमेंट एंटिटीज का कितना सपोर्ट रहता है। प्राइवेट के केस में क्या है ना, यहाँ पे ज़्यादा इकोसिस्टम नहीं है, लोग यहाँ आना प्रेफर नहीं करते हैं। उसके रीज़न है कि आपको बहुत स्किल्ड मैन पावर नहीं मिलते हैं, आपको बहुत से चैलेंजेस आते हैं डेली लाइफ पे, जिसके लिए आपको बाहर ही रेफर करना पड़ता है। तो लोग प्रेफर करते हैं कि कंपनीज कहीं और स्टैब्लिश करें, बिकॉज वहाँ पे मैन पावर एंड ऑल का एक्सेस बहुत ईजी होता है। गवर्नमेंट सेक्टर में क्या है, आज भी आप देखिएगा तो अभी झारखंड गवर्नमेंट में आईटी बहुत नोविस स्टेज में है, वो बहुत पीछे चल रहा है। अभी भी ऐसा नहीं है कि आईटी में बहुत ज़्यादा आगे हैं। अभी यहाँ पे बहुत बेसिक एप्लीकेशंस बन रहे हैं। ये एप्लीकेशंस तो अब ऐसे हैं कि बाकी जगह कॉमन हो गए हैं, लोग उसमें एआई इंटीग्रेट करने लगे हैं, आगे बढ़ने लगे हैं। यहाँ पे जब तक गवर्नमेंट की भूमिका नहीं आएगी ना आईटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तब तक ये आईटी कल्चर बिल्डअप नहीं होगा। बिकॉज इकोसिस्टम आने में आप कहीं भी देखिए, आप बैंगलोर में देख लीजिए, बैंगलोर में इन्फोसिस का बहुत बड़ा कैंपस है या बगल में इलेक्ट्रॉनिक सिटी में। भुवनेश्वर में देखिए, भुवनेश्वर में आप देख टीसीएस लीजिए, है, इन्फोसिस है। टीसीएस इन्फोसिस है। जब कंपनीज आती है ना, तो हर टाइप के इकोसिस्टम बिल्ड होते हैं। फिर वही टीसीएस के लिए काम करने वाले और एजेंसीज आसपास डेवलप होंगे। एंसिलरी जिसको हाँ, कहते हैं। एंसिलरी एक्चुअली इनको बोलते हैं, वो डेवलप होंगे, वो आपस में ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे तो अब टीसीएस अपना प्रोजेक्ट कहाँ से लाएगी? या तो वो बाहर से मंगाएगी, या तो उसके फॉरेन टच बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे कनेक्ट्स हैं, या तो उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली किसी भी इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए ना, या तो फॉरेन कनेक्ट जितना मुझे समझ में आता है, या तो आपको गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सपोर्ट चाहिए होता है। तो जिस दिन गवर्नमेंट का आईटी डिपार्टमेंट यहाँ स्ट्रांग हो गया, लाइक एआई एंड ऑल के बारे में लोग बता रहे हैं, हाई लेवल एप्लीकेशंस बन रहे हैं, उस दिन यहाँ पे ना आईटी का परिप्रेक्ष्य स्ट्रांग होगा। अभी जितना मैं मुझे फील होता है, अभी भी थोड़ा यहाँ स्ट्रगल जाता है। बिकॉज आप देखिएगा, यहाँ से कोई बहुत बड़ी आईटी कंपनी बन के नहीं निकली है। ये डेफिनेटली थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट जैसा मुझे लगता है धीरे धीरे लोग और अब अवेयर होंगे, लोग जानेंगे। तो यहाँ भी अभी आईटी वो का, इंक्यूबेशन का प्रोसेस है, हाँ, वो वो भी वहाँ पे इंक्यूबेशन का प्रोसेस है इस है। टाइम पे। और यहाँ ज़रूरत है। और थोड़ा सा मुझे एक चीज़ और फील होता है, सीएनटी लैंड एंड ऑल के कारण भी कंपनीज, क्योंकि अगर टीसीएस आएगी तो वो तो ऐसा नहीं एक बिल्डिंग में ऑफिस खोल देगी, उनको एक अपना लैंड चाहिए, उनको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। फिर भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तुलना में तो थोड़ा कम है लैंड को लेकर के उनका रिक्विजिशन हाँ, जो है। उनका एक ऑफिस का हाँ हाँ। रिक्वायरमेंट है, बट कोई भी कंपनीज आती हैं तो दे कंसिडर लॉन्ग टर्म थिंग। उनको पता है 10 टाइप के चैलेंजेस आ सकते हैं, तो कोई भी ऐसा जगह नहीं जाना। मतलब मैन्युफैक्चरिंग में क्या है ना कि अगर मुझे कोई चीज़ यहाँ सस्ता पड़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल उसके लिए मुझे, रॉ मटेरियल्स हाँ, है रॉ जो मटेरियल थोड़े सस्ता डिफरेंट पड़ रहा है। है, तो आई विल मेक ए वे आउट कि चलो यहाँ खोल देते हैं, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेंगे। आईटी के लिए उनके पास नेसेसिटी नहीं है ना, वो यहाँ नहीं खोलेंगे, कलकत्ता में खोल लेंगे बिल्कुल, जैसे जाके। भुवनेश्वर में आप देखिएगा हाँ, पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा हो गया है। काफी डेवलप हुआ है वहाँ। आईटी को लेकर के गवर्नमेंट की पॉलिसीज आई, इंसेंटिव्स दिया कंपनीज को, उनको तमाम तरह की फैसिलिटीज दी। तो वो भी एक, आप सही कह रहे हैं कि झारखंड में अभी ऐसा कुछ है नहीं। वो जब डेवलप होगा, मान लीजिए उतने बड़ी कंपनीज आती हैं, तो आप देखिएगा आसपास जिनको आप एंसिलरीज बोल रहे हैं, और छोटे आईटी फर्म्स और खुलेंगे, बिकॉज उनके प्रोजेक्ट्स करने होंगे। तो ये इकोसिस्टम तभी डेवलप होगा। डेवलप हो पाए। तो चलिए अभी थोड़ा, आपके हिसाब से रांची में, झारखंड में कंपनियां हैं या नहीं, आईटी वाली कंपनियां? आईटी वाली कंपनी यहाँ बहुत कम है। आईटी में सबसे बड़ा लैकिंग यहाँ पे मैन पावर है। लोग कंपनी से शुरू करते भी हैं, बट मैन पावर जल्दी मिलते नहीं है, बिकॉज पीपल प्रिफर, वो दूर जाके काम करना चाहते हैं। लेकिन बट एक बहुत बड़ा मिथ भी है। आप देखिएगा, अगर फॉर एग्जांपल कोई यहाँ पे 20-30 थाउजेंड सैलरी के रेंज पे है, कोई बाहर जाता है वो 50-60 के रेंज पे है, तो उसका ना इफेक्टिवली बराबर ही हो जाता है। जो उसका ट्रैवलिंग कॉस्ट है, जो उसका रहने का कॉस्ट है, जो उसका लिविंग स्टैंडर्ड है, मतलब वहाँ पे जाने के बाद जो मतलब खाने के प्राइसेस हैं, सब कुछ थोड़े हाई साइड में रहते हैं। मतलब नेट सेविंग जो होता है वो दोनों जगह बराबर ही हाँ, होता है। बट आईटी में अभी हम लोग जो है ना अपने एम्प्लॉय को वो लाइफ स्टाइल दे पाने की स्थिति में नहीं है हाँ, अभी हम कि लोग, किसी अच्छे शहर की तुलना में वो दे पाए, उतनी सैलरी दे पाए उतना। हाँ, तो वो जैसे, तो लोग यहाँ टिकेंगे नहीं, लोग बाहर ही जाएंगे। तो उस केस में एक बहुत बड़ा इशू आता है कि कंपनीज यहाँ पे, आईटी कंपनीज है ना, वो बहुत दिन सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। बिकॉज क्या होता है कि लोकली मार्केट भी इतना स्ट्रांग नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा सब सपोर्ट कर सके। बिकॉज लोकली भी इतना वो है नहीं, इंडस्ट्रिएशन है नहीं इंडस्ट्री है हमारे नहीं। यहाँ। तो क्या है कि आपको जब तक लोकली वो मजबूत नहीं होगा ना, तब तक यहाँ पे लोग टिकेंगे नहीं, और आईटी कंपनी सर्वाइव नहीं करेगी। तो आईटी कंपनीज हैं यहाँ पे, मेरे ख्याल से शायद 30-40 कंपनीज होंगी, बट उससे ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ बढ़ने के चांसेस अभी नहीं। अगर आपको रियली आईटी में काम करना है, तो आपके पास गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, या आपके पास बाहर के प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, तब आप यहाँ पे सर्वाइव कर पाइएगा। नहीं तो आप कॉर्पोरेट्स के साथ काम कर रहे हैं तो ही पॉसिबल है। विशाख जी, इसी के साथ हम लोग अपना हम्म। खत्म करते हैं पॉडकास्ट। जैसा आपने बताया एआई के बारे में, आर्टिफिशियल के बारे में सुन के बहुत अच्छा लगा। बोल तो मेरे हमारे जो दर्शक हैं जो सुनेंगे वो भी बहुत कुछ समझेंगे इसके बारे में। एक्चुअली एआई का इम्पैक्ट क्या पड़ता है हमारे लाइफ पे, वो अच्छा है, खराब है, क्या नहीं है। तो बहुत ही अच्छा लगा। और हम लोग और डिटेल में, चूंकि ग्रोथ हो ही रही है आईटी की, तो हम चाहेंगे निकट भविष्य में भी बहुत जल्दी आपके साथ एक बार फिर बैठे और बिल्कुल। बाकी जो आईटी के पहलूज हैं
एआई का भी क्या क्या आता है, उसका क्या रिजल्ट आते हैं, उसको लेके एक बार फिर हम लोग बैठे और बात करें इसके बारे में। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत थैंक शुक्रिया थैंक आप लोग का। थैंक यू।